जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज जो है, क्योंकि कल आपका संस्कृत का सैंपल पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। आपके संस्कृत का जो टीचर है उन्होंने जो है आपका संस्कृत का सैंपल पेपर जो है वो पूरी तरह से डिटेल में सॉल्व करवाया है, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखें, अगर आप संस्कृत लिए हैं और आप नहीं देखें संस्कृत का सेक्शन सैंपल पेपर का, जो इस बार सीबीएसई ने जो लॉन्च किया है अपना सैंपल पेपर, ठीक है, 2021 टू 22 वाले स्टूडेंट के लिए, तो नहीं देखे हैं तो जाके देख लेंगे। और आज जो है वो हम लोग का चलने वाला है क्या, तो आज आपका साइंस का जो सैंपल पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पूरी तरह से डिटेल में। हर एक क्वेश्चन का जो है हम लोग मतलब डिटेल में समझने वाले हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन 4 को दिया है, तो चारों क्वेश्चन का जो ऑप्शन, सॉरी, जो एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका जो है आपका ये जो सैंपल पेपर जो साइंस का है वो आपका एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होने वाला है, ठीक है। कम से कम इसका 2 या 3 वीडियो आपका पार्ट जो है वो बन जाएगा क्लास का, ठीक है। तो 2-3 क्लास में जो है आपका ये सैंपल पेपर जो साइंस का है वो कंप्लीट होने वाला है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी डिटेल में जो है वो सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी हम लोग डिटेल में करेंगे। हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ जो जिस क्वेश्चन से वो टॉपिक, जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछा है उस टॉपिक को भी हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग काफ़ी डिटेल में चलेंगे, इसलिए आपका सैंपल पेपर जो है वो आपका एक क्लास में जो है वो आपका कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो आप लोग ध्यान से जो है वो बैठ के पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, तो आज हम लोग सेक्शन ए कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे तो चलिए हम लोग सेक्शन ए आज ऐसे भी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, और सेक्शन ए में आपका 24 क्वेश्चन है। बाकी हम बताने वाले हैं कि किस तरह से आपका चलने वाला है। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है इस चैनल में, कि आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं, ठीक है, और हमारा वीडियो को आप पसंद किए हैं, तभी तो आप ये वीडियो जो है आप यहाँ तक देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप देखे हैं तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तो और आपको मज़ा आएगा जब यहाँ तक आपको मज़ा आ गया देखने में। तो चलिए सबसे पहले तो वेलकम आप लोगों के लिए, ठीक है, हमारे चैनल में जो है आपका वीडियो फेस्ट चैनल। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और लाइक शेयर अपने दोस्तों में शेयर करेंगे इस तरह के मज़ेदार वीडियो के लिए। आगे देखते हैं। तो आज आपका सैंपल पेपर होने वाला है साइंस का, सॉल्व करेंगे हम लोग साथ में मिलकर, हम और आप, ठीक है। टर्म 1 का जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने लॉन्च किया है क्लास 10th का। तो सबसे पहली बात ये कि आपका सारा क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू में ही है इस बार, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपका इस बार एमसीक्यू दे दिया है। कोई आपको जो है वो सॉल्व नहीं करना है, क्या चीज़, कोई भी आपको लिखने वाला यानी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इस टाइप का क्वेश्चन आपका कोई भी नहीं दिया है इस बार। सारा आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए, शाम का 7 बज चुका है और हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं अपना सैंपल पेपर का सेशन। तो देखिए, ये आपका संस्कृत का कल हुआ था, ठीक है, तो आप लोग देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। सबसे पहले पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं कि पेपर का पैटर्न जो है वो आपका किस तरह से है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये आपका सैंपल पेपर है टर्म 1 2021 से 22 वाले के लिए क्लास 10 स्टूडेंट साइंस का, जिसका कि कोड है आपका क्या 086, ठीक है, ये आपका कोड है। अब समझिएगा, पहले आपका पेपर 3 घंटा का होता था, लेकिन इस बार आपका क्या होगा 1.5 घंटा का पेपर होगा, ठीक है। और सारा क्वेश्चन आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, और 3 सेक्शंस होंगे, ठीक है, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इस तरह से। फिर उसके बाद आपका जो होगा एक सेक्शन में, यानी सेक्शन ए में आपका 24 क्वेश्चन होगा, सेक्शन बी में आपका 24 क्वेश्चन होगा, और सेक्शन सी में आपका 12 क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया, अभी कितना करना है वो इसके आगे लिखा है। क्या लिखा है, तो सेक्शन ए में जो 24 क्वेश्चन है उसमें से आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेक्शन बी में जो आपका क्या है 24 क्वेश्चन है, तो उसमें से सिर्फ 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 4-4 क्वेश्चन जो है आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी में छोड़ना है, ठीक है, उसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद 12 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन सेक्शन सी में सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन पैटर्न जो है वो बना है। सारा क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है, ठीक है, यानी अगर एक क्वेश्चन अगर मान लीजिए सपोज 2 नंबर का है, तो आपको जितना भी क्वेश्चन आपको बनाएंगे, यानी कि आपका टोटल कितना सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करेंगे 60 क्वेश्चन में से। आपका टोटल यहाँ पे मिला के ये कितना हो जा रहा है 60 क्वेश्चन ही हो जा रहा है ना, यानी 60 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। 40 नंबर का है, तो आपका जो है सारे क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो इक्वल जो है वो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, कि सबका मार्क्स क्या है इक्वल है। और यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि क्योंकि कंपटीशन में जो है आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग रहता है, लेकिन ये बोर्ड का आपका एग्जाम है तो यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट आपका ये है कि नहीं, इस पे जो है आपका कॉन्सेप्ट नहीं जमेगा, पहले क्वेश्चन ही पढ़ना पड़ेगा। आइए पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अब आपका सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हैं, जो 24 क्वेश्चन है, जिसमें से 20 क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। लेकिन हम लोग जो है वो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, तो हम लोग 24 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन आप जब एग्जाम में बैठेंगे सॉल्व करने के लिए, तो आपको 20 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और वही जो आप फर्स्ट 20 क्वेश्चन को जो टिक लगाएंगे, उसी का आपका मार्क्स सिर्फ जुड़ेगा। गलती से आप 21 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आप सॉल्व कर देते हैं, तो लास्ट का जो आपका 2 सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन रहेगा, वो आपका मार्क्स में नहीं जुटेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है डिटेल में। फिर इसके बाद क्वेश्चन है कि रीमा टुक 5 ml ऑफ लीड नाइट्रेट सोल्यूशन इन ए बीकर। रीमा जो है वो 5 ml का लीड नाइट्रेट सोल्यूशन जो है वो आपका सोल्यूशन ली है अपने एक बीकर में, ठीक है। और उसके साथ साथ वो ऐड कर रही है क्या, अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो वो पोटेशियम आयोडाइड जो है वो क्या कर रही है, उसमें ऐड कर रही है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। तो हम वहाँ थोड़ा बाहर से अंदर आए हैं, क्योंकि बाहर जो है वो थोड़ा डिस्टर्बेंस जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है। बैकग्राउंड साउंड आपको मिल ही रहा होगा, बैकग्राउंड साउंड, इसलिए हमने अंदर आया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था कि रीमा टूक द 5 ml ऑफ लीड नाइट्रेट सोल्यूशन। रीमा जो है वो 5 ml का लीड नाइट्रेट सोल्यूशन ली है। लीड नाइट्रेट का मतलब क्या होता है, PbNO3 का नीचे जो है 2, ये आपका लीड नाइट्रेट होता है, ये इसका फार्मूला होता है। नहीं पता था तो आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें ऐड कर रही है 4 ml का क्या, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। पोटेशियम का K होता है, आयोडाइड का I होता है। तो इस सॉल्यूशन को वो ऐड कर रही है। तो क्या ऑब्जर्वेशन उसको मिलेगा उसके अपने रिएक्शन में, ये यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि A हो सकता है वो सॉल्यूशन रेड कलर का हो जाए, B हो सकता है वो सॉल्यूशन येलो प्रिसिपिटेट फॉर्म कर जाए। प्रिसिपिटेट मैंने आपको बताया है जब क्लास आपका स्टार्ट हुआ था, मैराथन हम लोगों ने किया था, ठीक है। आपका एक मैराथन हुआ है केमिस्ट्री का, क्लास 10th वाले स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, तो नहीं देखें तो आप जाके देख लेंगे। और उस मैराथन से इस जो आपका सैंपल पेपर है इससे काफ़ी क्वेश्चन लड़ेगा। नहीं मंजूर है तो आप पहले मैराथन देख लीजिए, फिर इस मैराथन को इस जो आपका सैंपल पेपर है इसको सॉल्व करने के लिए आ जाइएगा। बहुत सारा क्वेश्चन लड़ा है उससे। C वाला है कि वाइट प्रिसिपिटेट आपका फॉर्म करेगा वो सॉल्यूशन, और D वाला है कि वो रिएक्शन जो है वो आपका काफ़ी गर्म हो जाएगा, जो आप मिक्सचर होगा उसके साथ, तो ठीक है। तो ये आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं क्या, अब आइए इसका पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा आपका लीड नाइट्रेट PbNO3 और ट्वाइस, जो कि एक्वस सोल्यूशन में है। एक्वस का मतलब उसमें वाटर मिला हुआ है, वाटर सोल्यूशन में वो डिजोल्व है, ये जो लीड नाइट्रेट है। इसको जो है पोटेशियम आयोडाइड जो कि Ki है, इससे किया गया है रिएक्शन। तो आपको मिला पोटेशियम नाइट्रेट और आपको लीड आयोडाइड यहाँ पे मिल गया, ठीक है। ये आपका रिएक्शन हुआ, तो ये K जो है वो NO3 को ले गया, ठीक है। और ये Pb जो है वो आपको I को ले गया, ठीक है। अब समझिएगा, ये देखिए यहाँ पे दोनों अपना जो है ये जो अलग अलग एलिमेंट है, K एक अलग एलिमेंट है, I एक अलग एलिमेंट है, Pb अलग है और NO3 अलग है। ये सारे अलग अलग एलिमेंट है और इन सब का जो है पोजीशन चेंज हो रहा है। इन सब का पोजीशन चेंज हो रहा है 2 बार, यानी ये पहला वाला का अपना पोजीशन चेंज हो रहा है एक बार, यानी K का, और Pb का पोजीशन चेंज हो रहा है और इधर से एक बार चेंज हो गया पोजीशन, दूसरी बार I का और NO3 का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो 2 बार पोजीशन चेंज हो रहा है एलिमेंट का। तो ये आपका रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। इस तरह से हम पहचानते हैं हर तरह के रिएक्शन। ये हम लोग सेकंड मैराथन में पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अभी तक आप पढ़े नहीं हैं, लेकिन सैंपल पर सॉल्व करा रहे हैं, तो इसमें आपको डिटेल से चल रहे हैं, तो आपको ये हमने बता दिया, ठीक है। तो अब समझिएगा यहाँ पे कि when a solution of potassium iodide is added to a lead nitrate in a test tube, the precipitate is a yellowish solid is observed। यानी जो आपका प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो कैसा हो रहा है, येलोइश, और वो भी सॉलिड में आपका जो है फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो आप देखिए आपको यहाँ पे आंसर मिल गया। तो किस तरह का ये फॉर्म हो रहा है, या आपका ये सैंपल पेपर आराम से इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर अब आप हमें बता सकते हैं, आप खुद बताएंगे इसका आंसर कि इसका आंसर क्या होगा, खुद बताएंगे आप। तो सिंपल है, अभी हमने जो है इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन अभी हम लोगों ने पढ़ा है, काफ़ी डिटेल में पढ़ा,
ठीक है, तो याद रखेंगे इसका कैसा फॉर्म बनेगा, तो येलोइश प्रिसिपिटेट जो है वो फॉर्म कर जाएगा। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व होता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे वाले, जिस क्वेश्चन में हमको चारों ऑप्शन सॉल्व कराने का जरूरत पड़ेगा हम उस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन को सॉल्व कराएंगे। जिस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, एक ही आपका ऑप्शन में अथी हो जा रहा है, तो हम उसको एक ही ऑप्शन में कर लेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है। सेकंड है आपको कि ये आपको डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे सैंपल पेपर को, तो आप ये ना सोचें कि आपका एक वीडियो में एक ही सेक्शन हो रहा है। एक सेक्शन तो हो रहा है, लेकिन हम लोग काफ़ी डिटेल में जो है वो उसको पढ़ेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी डिटेल में आपका चलेगा। देखिएगा आपको कुछ ना कुछ तो फायदा मिल ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपका जो है आइडेंटिफाई करना है इसमें कि जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूरा नहीं है क्या, अच्छा हाँ ये रहा है, आइडेंटिफाई गैस ए। गैस ए को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा गैस है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, या फिर डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब इस फिगर में आप देखिए कहाँ पे आपका गैस ए निकल रहा है, कहाँ पे आपका निकल रहा है। तो अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पर ये जो बुलबुला निकल रहा है यही आपका गैस ए है। सॉफ्ट बबल फिल्ड विथ ए गैस ए है, ठीक है। तो ये जो बुलबुला निकल रहा है वो कौन सा गैस है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो आपका कोई चीज़ माचिस है या फिर कैंडल है, ठीक है, इसको जैसे ही हम इसके सामने ले जा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है आपका, जैसे हम इसके सामने ले जा रहे हैं तो ये ग्लो कर जा रहा है। बर्निंग ऑफ ए गैस ए विथ ए पॉप साउंड दे रहा है। ये जो कैंडल है जलता हुआ, जैसे हम इस गैस के सामने ले जा रहे हैं तो उसमें से एक साउंड निकल रहा है, इस तरह से आपका साउंड निकल रहा है, ठीक है। तो पॉप साउंड आपका निकल रहा है इस तरह से। तो आपको बताना है कि कौन सा गैस ऐसा है कि हम कैंडल को ले जाते हैं तो पॉप साउंड निकालता है, ये आपको बताना है इसका आंसर। तो अब पहले हम लोग डिटेल में समझेंगे चारों ऑप्शन को, फिर आप खुद से जो है इसका आंसर दे देंगे, खुद से दे देंगे। देखिए कैसे, समझिए, नाइट्रोजन में ऐसा नहीं हो सकता है। नाइट्रोजन को चेक करने के लिए क्या होता है कि नाइट्रोजन को आप जो है जैसे उसके सामने जो है कैंडल को ले जाएंगे तो वो बुझ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन में क्या होता है कि हाइड्रोजन में आप जैसी कैंडल आगे, जैसे ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसके सामने आप कैंडल जलता हुआ ले जाएंगे तो एक पॉप साउंड निकालता है। तो आपका यहाँ पे तो आंसर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। लेकिन अब ऑक्सीजन का समझिए, ऑक्सीजन में आप क्या कीजिएगा कि जलता हुआ जो है आपका माचिस जो है, जलता हुआ माचिस जो हल्का सा जल रहा है, यानी ज़्यादा ग्लो नहीं कर रहा है, एकदम हल्का स्टार्टिंग ही किया है जलना, और जैसे आप उसको ऑक्सीजन, यहाँ से मान लीजिए ऑक्सीजन गैस निकल रहा है और उसके सामने ले जाएंगे तो जलता हुआ माचिस और ज़्यादा ग्लो कर जाएगा, यानी और ज़्यादा वो जलना स्टार्ट कर देगा और जल्दी से वो जल के खत्म हो जाएगा माचिस, पूरा स्टिक उसका खत्म हो जाएगा जल्दी से। तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकल रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो आपका यहाँ लिखा हुआ है कि वो पॉप साउंड निकाल रहा है, तो हाइड्रोजन इसका आंसर है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे पहचानेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा कि जलता हुआ जब माचिस आप ले जाएंगे उसके सामने, जो यहाँ से गैस निकल रहा है, तो जो जलता हुआ माचिस है वो आपका बुझ जाएगा, ठीक है। अब बुझ जाएगा तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे कौन सा गैस निकल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। इस तरह से आप ये चारों गैस को आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपका कौन सा गैस निकल रहा है। तो यहाँ पे पॉप साउंड आपका हाइड्रोजन निकालता है, तो आपका हाइड्रोजन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था, इजी था, समझ गए होंगे, उम्मीद है समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे तो आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से हम लोग काफ़ी डिटेल में अपना जो है सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे, इसलिए आपका टाइम लग रहा है, ठीक है। नहीं तो आपका, हम चाहते तो आपका एक ही वीडियो में जो है 40-45 मिनट का बना के बस खाली क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर बता के हम निकल जाते हैं, लेकिन हमको डिटेल में पढ़ना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, काफ़ी डिटेल में ऑप्शन वाइज भी जो है अपना पढ़ते हुए चलेंगे। आपको दिख रहा होगा हम लोग कितने डिटेल में पढ़ते चल रहे हैं अभी, और भी आपको आगे दिखेगा हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें है कि मेटल को हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको मेटल सॉल्ट मिल रहा है और प्लस में गैस मिल रहा है। आपको जो इस फॉर्म में दिया है, आप सिंपल से ऐसे भी लिख सकते थे, ये आपका मेटल है, इसमें आप जो है वो डाइल्यूट HCl को मिला रहे हैं, तो आपका इधर जो है आपका क्या मिल रहा है, इधर आपको मेटल सॉल्ट मिल रहा है और प्लस में जो है आपको क्या मिल रहा है, एक गैस मिल रहा है। इस तरह से आपका ये यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है। उम्मीद है समझ गए समझ गए ना। तो अब देखिए आगे,
तो देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि कौन सा कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन आपका करेक्ट है, कौन सा दो कॉम्बिनेशन जो है वो आपका करेक्ट है, यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो समझिएगा कौन सा दो आपका कॉम्बिनेशन करेक्ट है, यानी इन चार में से कौन सा दो सही है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन में है कि कॉपर मेटल है एक, उस और वहाँ पे जो है कॉपर जो मेटल है उसको जब हम डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवा रहे हैं, कॉपर मेटल को जब हम डाइल्यूट HCl से जो है रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपका गैस वहाँ पे निकल रहा है। ये आपका फर्स्ट वाला बता रहा है कि वहाँ पे क्या निकल रहा है, वहाँ पे गैस निकल रहा है। क्या ये सही है, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद आयरन जो मेटल है उसको जब रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तब भी वहाँ गैस निकल रहा है। क्या ये सही है, मैंने वो रिएक्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी आपको बताना है। फिर मैग्नीशियम जो है वो जब डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कर रहा है तो आपका कोई गैस नहीं निकल रहा है, या फिर ये रिएक्शन हो भी रहा है कि नहीं ये भी चेक करना है। फिर जिंक जो है वो आपका रिएक्शन कर रहा है डाइल्यूट HCl से तो क्या वहाँ गैस निकलता है कि नहीं निकलता है ये चेक करना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा दो सही है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन में है कि फर्स्ट और थर्ड जो है आपका सही है, बी है फर्स्ट फोर्थ सही है, सी है सेकंड थर्ड सही है, डी है आपका सेकंड फोर्थ सही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, फिर आप खुद से आंसर देंगे। कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज या फिर उसको एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं मेटल का। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी रिएक्शन करने के लिए कौन सा ज़्यादा मेटल को हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सा ज़्यादा मेटल जो है वो आपका एक्टिव मेटल है उसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। और जो एक्टिव मेटल होता है यानी जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है उसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की ओर रखते हैं, और जो सबसे कम रिएक्शन करता है रिएक्शन और आपका इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन में तो उसको हम लोग नीचे की ओर रखते हैं। उसी को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, यानी कि सजा के लिखा हुआ है। समझ में आया रिएक्टिविटी सीरीज किसको कहते हैं। आप समझिएगा सबसे ऊपर आपका लिथियम पेन से लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ है। ठीक है, आपका राइटिंग सही नहीं बैठा है, जल्दी जल्दी में लिखे हैं। तो सबसे ऊपर में लिथियम होता है Li, फिर उसके बाद पोटेशियम होता है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। इसका याद करने का ट्रिक जो है हम आगे के वीडियो में आपको बता देंगे कि आप रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद कर सकते हैं। ट्रिक काफ़ी आसान है। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि उसका जो है आप कैसे याद कर सकते हैं, काफ़ी आसान ट्रिक है। तो चलिए इसका याद करने का हम कभी आगे के वीडियो में बताएंगे। तो अभी हम लोग पहले समझ लेते हैं कि इसका जो है क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या होने वाला है। तो इसका ट्रिक हम आगे की वीडियो में बता देंगे। अभी हम लोग जो है काफ़ी ट्रिक बताने बैठ गए तो और आपका लॉन्ग बन जाएगा वीडियो। छोटा सा 10-15 मिनट का ट्रिक इसका बता देंगे वीडियो बना के, उसमें आप समझिएगा। ऐसे अभी आप इतना याद रखिए इस सीरीज़ को, थोड़ा बहुत आपका देखिए कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर रिएक्टिव मेटल पोटेशियम है, लिथियम है। ठीक है, ऐसे आपका यहाँ पर रखा हुआ है। अब समझिए सबसे ऊपर आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल से स्टार्ट है और नीचे आपका लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है आपका सजाया हुआ है। ऊपर सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, काफ़ी जल्दी रिएक्शन कर जाएगा रिएक्शन में, और नीचे जो है वो काफ़ी कम यानी काफ़ी जल्दी रिएक्शन नहीं करता है नीचे वाला मेटल। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ऊपर से जो है आपका लिथियम से लेकर आपका जो लीड तक है वो आपका कैसा मेटल है, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, किससे, तो हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से जो है वो ऊपर के जितने भी आपको मेटल दिए हुए हैं वो सारा मोस्ट रिएक्टिव है, यानी हाइड्रोजन के बाद जो है वो जो है वो किसी से भी रिएक्शन कर सकता है मेटल। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका हाइड्रोजन से नीचे दिया हुआ है वो आपका लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। किससे, तो हाइड्रोजन से जो है वो आपका कैसा है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, यानी कि वो रिएक्शन जो है वो काफ़ी कम करता है हाइड्रोजन से। ठीक है, यह आप ध्यान में रखेंगे। अब समझिए आप ये रिएक्टिविटी सीरीज को समझ गए होंगे। अब देखिए आगे देखते हैं। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे इक्वेशन एक दिया हुआ है कि CuSO4 प्लस जिंक, तो बाद इधर आपका बना ZnSO4 और प्लस कॉपर। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, आप खुद पे खुद समझिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो कॉपर है और यहाँ जिंक है, ये रहा यहाँ कॉपर, देखिए कॉपर मेटल है। ठीक है, और इधर जिंक मेटल है। अब रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए कि क्या जो है आपका ये जो जिंक जो है
वो आपका कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तभी वो कॉपर को मार के भगाएगा कि तुम यहाँ से हटो। कॉपर को मार के भगाएगा कि तुम यहाँ से हटो, और जिंक जो है वो कॉपर का जगह को हथिया लेगा, कब्जा कर लेगा। ठीक है, तो ऐसा कब होगा? जब जिंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होगा। किससे? कॉपर मेटल से। तो देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में कि क्या ऐसा है क्या कि कॉपर से ऊपर जिंक है या जिंक से ऊपर कॉपर है। अगर कॉपर से ऊपर जिंक होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो यानी कि वो जिंक जो है, यानी कि वो जो जिंक है, ये जिंक ये इस कॉपर को मार के भगाएगा और अपने आप जो है वहाँ पे जाके बैठ जाएगा उस कॉपर के जगह पर, और ये रिएक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसका क्या है, कैसे है। तो समझिएगा, इधर देखिए यहाँ पे कॉपर कहाँ है और जिंक कहाँ है। तो देखिए कॉपर आपका यहाँ पे हमको दिखा और जिंक आपका यहाँ पे दिखा, यानी हाँ आपका जिंक जो है वो आपका मोर रिएक्टिव है आपका किससे? कॉपर से। जिंक जो है वो आपका क्या है? मोर रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। ठीक है, अब मोर रिएक्टिव है यानी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है जिंक किससे? कॉपर से। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है तो क्या हो जाएगा? जिंक मार के भगाएगा कॉपर को, और वहाँ पे कॉपर के जगह पे वो जाके खुद बैठ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, कॉपर के जगह पे खुद जिंक जाके बैठा, तो जिंक आपका सल्फेट बना और यहाँ पे ये कॉपर आपका बन गया। समझ में आया? तो इस तरह से आपका ये रिएक्शन हुआ। अगर आपके दिमाग में, कुछ बच्चों के दिमाग में अगर आता कि मान लीजिए अगर ये जिंक जो है आपका छोटा हो जाता कॉपर से, यानी कॉपर के नीचे आता रिएक्टिविटी सीरीज में, तो क्या होता? तो क्या होता कि आपका ये रिएक्शन होता ही नहीं, यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है, यानी काफ़ी मोर रिएक्टिव है जिंक, तो आपका यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से आपका रिएक्शन होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल है CuSO4 और Fe का। तो देख लीजिए Cu और Fe कहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए आयरन यानी Fe यहाँ है और कॉपर आपका यहाँ है, यानी अभी भी आपका Fe जो है वो बड़ा है कॉपर से, यानी Fe जो है वो कॉपर को मार के भगाएगा और कॉपर के जगह पे वो खुद आ जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा? FeSO4 बन जाएगा और कॉपर आपका बाहर बेचारा निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका ये रिएक्शन होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अब देखते हैं क्या बनता है कि नहीं बनता है। तो ध्यान से देखिएगा, आपका मेटल है कॉपर, ठीक है, और इधर आपका क्या है? डाइल्यूट HCl। ठीक है, डाइल्यूट HCl है। तो देख लेते हैं क्या है। कॉपर मेटल है, Cu है, और डाइल्यूट HCl है, तो HCl यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो क्या ये हाइड्रोजन जो है, क्या ये हाइड्रोजन जो है, सॉरी ये कॉपर है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा अभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका कॉपर है, ये एक सेकंड रुकिएगा, ये कॉपर चल क्या नहीं रहा है, चलो चलो ज़्यादा पतला हो गया क्या? अच्छा वो इरेजर पे रखे थे। ठीक है, हाँ समझिएगा, आप समझिएगा, यहाँ पे आपका कॉपर है, अब प्लस में आपका डाइल्यूट HCl है, तो HCl यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, डाइल्यूट है यानी मान लीजिए 2 है, डाइल्यूट होता है। तो अब इसका जब रिएक्शन होता है तो ध्यान से देखिए, पहले रिएक्टिविटी सीरीज में, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में ले जाएं तो कॉपर जो है, कॉपर आपका क्या है, यहाँ देखिएगा, कॉपर ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा। ठीक है, कॉपर ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा। तब समझिएगा ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो है वो बेचारा यहाँ से निकलेगा और कॉपर जो है वो उसके सामने जाके वहाँ लगेगा। कॉपर जो है वो उसके सामने जाके क्या होगा, वहाँ पे लगेगा। तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा CuCl2 अब प्लस में H2, यानी हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया ना, कैसे हो, यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं होगा, यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं होगा। ये देखिए नो रिएक्शन, कैसे? क्योंकि ये कॉपर है और ये हाइड्रोजन है। अब देखिए हाइड्रोजन जो है वो कॉपर से तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी ये खुद यहाँ स्ट्रांग हो गया, ये खुद स्ट्रांग हो गया, ये वीक हो गया। तो ये तो इसको जाएगा मार के भगाने के लिए कि हटो हम यहाँ पे आएंगे, तो ये बेचारा उल्टा इसको मार के भगा देगा, भाग यहाँ से। तो यहाँ पे तो कोई रिएक्शन ही नहीं है, यानी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, यानी पहला वाला में कोई रिएक्शन ही नहीं है, पहला वाला में कोई रिएक्शन ही नहीं है, तो गैस निकलने का तो कोई बात ही नहीं है, यानी फर्स्ट वाला गलत, फर्स्ट वाला गलत। अब फर्स्ट वाला जैसे ही गलत हुआ तो जहाँ भी इस ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में जहाँ जहाँ फर्स्ट है वो ऑप्शन आपका कट जाएगा, यानी ए वाला कट गया, बी वाला भी कट गया। अब आपका सी और डी बचा, ऑप्शन सी और
डी बच रहा है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग काफ़ी डिटेल में चल रहे हैं और ऑप्शन काटना भी हम आपको सिखा रहे हैं किस तरह से आप ऑप्शन को काटेंगे। सेकेंड वाला पे आ जाते हैं। सेकेंड वाला आयरन है, ठीक है, और इसको रिएक्शन करना है HCl से, यानी Fe को रिएक्शन करना है HCl से, ठीक है। देख लेते हैं। तो Fe सबसे पहले आ जाइए रिएक्टिविटी सीरीज में। Fe है आपका यहाँ पे और H है आपका यहाँ पे, यानी इस बार Fe बड़ा है, यानी Fe ताकतवर है, यानी Fe जो है वो इसको मार के भगाएगा और इसके जगह पे खुद आ जाएगा, यानी FeCl2 हो जाएगा, इसके आगे 2 लगेगा डाइल्यूट है तो, और प्लस में आपका यहाँ H2 ये बन जाएगा, यानी आपका यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी आपका क्या हो रहा है, निकल रहा है और आपका रिएक्शन भी हो रहा है, यानी कि आपका जो सेकेंड वाला जो है वो आपका सही है, यानी सेकेंड वाला सही है। अब सेकेंड वाला तो इन दोनों ऑप्शन में है, सी और डी दोनों में है, तो इससे तो काम बनेगा नहीं, तो एक और हमको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए थर्ड वाला को चेक कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। सारा रिएक्टिविटी सीरीज का खेल है इसमें, इस क्वेश्चन में। तो आइए थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या है पहले उसको देख लें। थर्ड वाला में मैग्नीशियम है और कोई गैस इवॉल्व होने के बारे में यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं है। तो देख लेते हैं थर्ड वाला मैग्नीशियम के साथ। तो Mg को जब हम डाइल्यूट HCl से करेंगे तो यहाँ पे देखिए Mg आपका कहाँ है, Mg यहाँ है और H आपका यहाँ है, यानी Mg इस बार फिर बड़ा हो गया, यानी ये इस हाइड्रोजन को मारेगा और अब उसके जगह पे खुद आ जाएगा, यानी MgCl2 हो जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे जो है आपका कोई गैस नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ तो गैस निकल रहा है, यानी ये थर्ड वाला आपका गलत है। थर्ड वाला जैसे ही गलत हुआ तो सी वाला आपका गलत हो गया, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि थर्ड का आपका आंसर क्या आ रहा है, तो डी आएगा। ये बात आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, यानी सेकेंड और फोर्थ जो है वो आपका सही है। समझ में आया किस तरह से करेंगे रिएक्शन? काफ़ी इजी रिएक्शन है, काफ़ी आसानी से आप कर लेंगे, और ये आपका सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, काफ़ी इजी था। नेक्स्ट आ जाते हैं अपना बैलेंस करना है। फोर्थ क्वेश्चन में बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को। तो ये बैलेंस करने का पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि बैलेंस करने के लिए आपको कुछ स्टेप, 4 स्टेप याद रखना है। पहला ये कि आपको सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना होता है, दूसरा नॉन मेटल को बैलेंस करिए, फिर उसके बाद सारा इसी स्टेप में कीजिएगा, स्टेप अलग इधर उधर कीजिएगा, तो फिर आपका बैलेंस जो है आपका इजी वाला तो हो जाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आपको दे देता है और बैलेंस करने के लिए कहता है तो आपको नहीं हो पाएगा, आपको यही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद थर्ड में आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और फोर्थ में आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। इस तरह से आप पहले ये स्टेप याद रखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन है, फर्स्ट वाला जो उठाते हैं सबसे पहले ए ऑप्शन को, Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मेटल जो कि यहाँ आयरन है, Fe इस तरफ 1 है, इस तरफ आपका Fe 1 है, और इस तरफ Fe आपका कितना है, 3 है, यानी हमको इधर 3 लगाना पड़ेगा। किधर, इस तरफ हमको 3 लगाना पड़ेगा। तो आइए लगा लेते हैं 3, तो इस तरफ 3 लगा दिए। तो अब आपका हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इस तरफ Fe जो है आपका 3 है, तो इस तरफ भी जो आपका Fe है वो आपका 3 हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब उसके बाद हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिख रहा है, तो स्टेप में हमको सबसे पहले ऑक्सीजन को करना था बैलेंस, तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को करेंगे बैलेंस। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे क्या है, ये 4 इस ऑक्सीजन के लिए भी है, तो इस तरफ आपका ऑक्सीजन कितना है, इस तरफ आपका ऑक्सीजन 4 है। इस तरफ देख लेते हैं, तो इस तरफ भी आपका ऑक्सीजन कितना है, 4 है, इस तरफ भी आपका ऑक्सीजन 4 है, तो ये भी आपका बैलेंस है। फिर उसके बाद देख लेते हैं आपका क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 दूनी 8 है, और इधर भी आपका हाइड्रोजन कितना है, 4 दूनी 8 है, यानी यहाँ भी आपका हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है, और इधर भी आपका हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे बैलेंस पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं इन चारों ऑप्शन में से इस तरह का कौन सा दिया हुआ है, क्योंकि ये चारों ऑप्शन में चारों जो है आपका इक्वेशन जो है वो सेम ही है। तो सेम ही है, तो देख लेते हैं कहाँ है। तो पहले 3Fe है, 3Fe आपका ये BCD तीनों में है, 3Fe सबसे पहले। फिर उसके बाद 4H2O है, 4H2O सब C वाला में आपका नहीं है, ठीक है, बाकी आपका D और B वाला में है, और ये वाला तो ऐसे ही कट गया। फिर उसके बाद आपका आगे देखें तो Fe3 और O4 है,
जो कि आपका Fe3 और O4 जो है वो B और D दोनों में है। फिर उसके बाद 4H2 है जो कि आपका सिर्फ B वाला में है, यानी B वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर B हो जाएगा। इस तरह से आप बैलेंस इक्वेशन को करेंगे, काफ़ी इजी रहा आपका, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। कितना आसान था बैलेंस करना, वो स्टेप को आप याद रखेंगे किस तरह से आपको करना है बैलेंस। सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ठीक है, इसको आप स्टेप को याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ वाला कि द ग्राफ गिवन बिलो डिप्थ इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो आपको ये ग्राफ जो दिख रहा है कुछ इस तरह का आपका ग्राफ है, ये कुछ इस तरह का आपका ग्राफ है, ठीक है, उम्मीद है आपको दिख गया किस तरह का ग्राफ है। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डोनेट कर रहा है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो एसिड प्लस अल्कली का जो है आपका रिएक्शन होता है, तो आपका सॉल्ट और प्लस वाटर बनता है, तो आपका न्यूट्रल आपका जो है रिएक्शन होता है। किसका किसका, एसिड और प्लस अल्कली। अल्कली आपका क्या होता है, वाटर सोल्यूबल जो भी बेस होता है उसी को कहते हैं अल्कली। तो एसिड एक तरह से आप याद रखेंगे, एसिड बेस का रिएक्शन जो होता है उसी में आपका वो जो रिएक्शन होता है वो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, एसिड बेस का रिएक्शन में, ठीक है। तो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसी को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि जो पीएच जो सोल्यूशन है, ठीक है, एज वी ऐड ऑन द एसिड एक्सेस एसिड, यानी काफी ज्यादा एसिड हम लोग एक्सेस एसिड ऐड कर रहे हैं किसमें, अल्कली में। अल्कली का मतलब वाटर सोल्यूबल बेस, यानी बेस में वाटर आपका घुला हुआ है, उसमें हम लोग काफी ज्यादा एसिड डाल रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन है कि विच लेटर डोनेट, यानी ये ABCD जो यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है इसमें से कौन सा लेटर डोनेट कर रहा है एरिया ऑफ ग्राफ को, बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट, यानी किस एरिया में आपका एसिड और बेस दोनों प्रेजेंट रहेगा, ए वाला में, बी वाला में, सी वाला में या फिर डी वाला में, किस एरिया में आपका जो है एसिड और बेस जो है एसिड और सॉल्ट दोनों प्रेजेंट रहेगा, ये आपको बताना है। जब बताना है तो सबसे पहले तो हम लोग अपना कॉन्सेप्ट पुराना वाला पीएच स्केल को आप याद रखेंगे। पीएच स्केल को जो आपका सबसे पहले डिस्कवर जो किए थे, इन्वेंट जो किए थे, उनका नाम था एसपी सोरेनसन। एसपी सोरेनसन, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इन्वेंट किया था क्या, पीएच स्केल को, ठीक है। ये आप ये अलग से याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ रहा है तो आप समझिएगा। पीएच स्केल में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है, इसको थोड़ा बाद में समझाएंगे, पर यहाँ समझ लीजिए। पीएच स्केल में आपका टोटल जो नंबर होता है वो 1 से लेकर 14 तक होता है, जिसमें कि 7 नंबर आपका बीच में होता है, और ये 7 नंबर को ही हम लोग न्यूट्रल नंबर कहते हैं। पीएच स्केल में 7 को ही हम लोग न्यूट्रल नंबर कहते हैं, जो कि आपका वाटर का होता है, ठीक है। अब देखिएगा 7 से इस साइड जितना भी आपको मिला है वो सारा आपका एसिड है, और जितना ही आप इस साइड पीछे की ओर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, इधर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, उतना ही आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। देखिए आपका यहाँ पे कलर रेड होते चला जा रहा है, और लास्ट वाला जो 1 है उसका काफ़ी डार्क रेड है, काफ़ी डार्क रेड। और डार्क रेड जो काफ़ी रेड होता है उसको क्या बोलते हैं, वो खतरनाक होता है। खतरनाक होने का मतलब है कि 1 जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपका मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक आपका पीएच वैल्यू आपका जो होगा उसका पीएच वैल्यू 1 होता है। और 7 से आगे की ओर चलते चले जाइएगा तो यहाँ पे आपका बेस जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होते चला जाता है, यानी 7 के आगे जो है वो सारा बेसिक आपका होता है, बेसिक नेचर में होता है सारा चीज़, ठीक है। तो इतना आपका ये आपका कंफर्म हुआ, इतना दूर का इतना कॉन्सेप्ट आप समझ गए। उसके बाद आगे आइए इधर पीछे वाला में, तो यही जो मैंने आपको बताया, तो 3.5 तक के लगभग में आपका, और 7 से हल्का पीछे तक जो है आपका क्या होता है वो वीक एसिड में आता है, और 0 से लेकर 3.5 तक में जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका आता है। नॉर्मली ऐसे सिंपल में समझिए तो 7 के इधर आपका सारा एसिड है और 7 के आगे सारा बेस है, ठीक है। और वही सेम चीज़ यहाँ पे 10.5 के लगभग से लेकर आपका 7 से आगे तक में आपका वीक बेस, और 10.5 के बाद और 14 तक में आपका स्ट्रॉन्ग बेस आपका होता है, ठीक है। ये बात आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, ये बात आप याद रखेंगे। आप यहाँ पे एरो दिया हुआ है, बस इतना ही आपको समझना है। अब समझिएगा, हाँ एक और चीज़ समझना है इसमें, एसिड बढ़ने का मतलब है, यानी इस तरफ हम जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं तो हमारा एसिड स्ट्रांग होते चला जा रहा है, ठीक है। तो स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि आपका जितना आप हाइड्रोजन बढ़ाइएगा, हाइड्रोजन का संख्या आप जितना बढ़ाइएगा उतना ही आपका एसिड स्ट्रांग होता चला जाता है, क्योंकि एसिड को हम लोग डोनेट ही करते हैं H+ आयन से,
और बेस को हम लोग OH माइनस आयन से डोनेट करते हैं। तो आप जितना हाइड्रोजन लीजिएगा, आप पे जितना हाइड्रोजन पे चार्ज लगेगा उतना ही वो आपका जो है जो भी एलिमेंट है वो आपका क्या होगा, एसिडिक होता है। यानी हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कीजिएगा तो और वो एसिडिक होते चला जाएगा, अपना नेचर उसका इंक्रीज करते चला जाएगा एसिडिक नेचर। और हाइड्रोक्साइड यानी OH का नेचर जितना आप इंक्रीज कीजिएगा उतना ही वो बेसिक नेचर वो जो है उसका वो इंक्रीज होते चले जाएगा। ठीक है, ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। तो आप समझते हैं अपना यहाँ पे, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि आपका क्या है, एक्सेस में है एसिड, एसिड आपका एक्सेस में है, एसिड एक्सेस में है यानी एसिडिक जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी H+ आयन काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा है, हाइड्रोजन काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे, तो एसिड में एसिड जो है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको एसिड और सॉल्ट दोनों मिलेगा। तो एरिया सबसे पहले तो 7 से नीचे ही होगा, यानी 7 से नीचे ही होगा जो भी होगा, यानी कि ये आपका A कट गया, B कट गया और C भी कट गया, तो बचा क्या, D, यानी D वाला जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी D। सिंपल सा था, इतना छोटा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको उतना जो है पीछे का सारा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, लेकिन आपको ये एक छोटा सा क्वेश्चन से आपको pH स्केल का कुछ ज़्यादा आपको समझ में आ गया, कुछ अच्छा खासा टॉपिक आपने pH स्केल के बारे में समझ लिया, समझ में आया, एक छोटा सा क्वेश्चन से। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 से नीचे ही एसिडिक होता है और आपसे एसिडिक एरिया ही पूछ रहा है, तो ये आपका A B C और तो ऐसी कट गया, बचा क्या D, तो D आपका हो जाएगा आंसर। सिंपल सा था, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं आगे आपका क्या है। ये सारा चीज़ आपने समझ लिया, आप काफ़ी अच्छे तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको दिख भी रहा है कितना अच्छा से हम लोग जो है अपना करते चले जा रहे हैं। 6 वाला है क्या, 6 वाला है कि इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट, जो यहाँ पे दिया हुआ है कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 को बोलते हैं, आयरन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कॉपर प्लस में FeSO4 बन रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन आपका ऑक्सीडाइजिंग है, यहाँ से एक सेकेंड कौन सा सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है और कौन आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं पूछा है, पूछा है कौन सा सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है और कौन आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों अलग अलग पूछा है। यहाँ पे बच्चे पढ़ने में भी मिस्टेक कर सकते हैं, उनको याद यहाँ पे समझ में आया कि एक पूछ रहा है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक आपसे पूछ रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन ऐसा नहीं है, एक आपसे पूछा है ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस पूछा है और एक आपसे पूछा है रिड्यूसिंग एजेंट। तो पढ़ने में भी हम लोग काफ़ी सावधान से हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है, नहीं तो ऐसे ही हम लोग गलत कर जाएंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, बाकी क्वेश्चन तो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे, तो जो एडिशन कीजिएगा, यानी ऑक्सीजन का जब जिस एलिमेंट आप ऑक्सीजन को ऐड कीजिएगा, जिस मेटल में आप ऑक्सीजन को ऐड कीजिएगा वो मेटल आपके लिए ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी वहां से हाइड्रोजन आपका क्या हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, यानी ऑक्सीजन ऐड हो या फिर वहां से हाइड्रोजन निकाला जाए तो वो जो आपका चीज होगा वो आपका क्या होता है, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। रिडक्शन किसको बोलेंगे, जिसमें आपका हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन निकले, उस एलिमेंट को हम लोग, उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझिए किसको बोलते हैं। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं कि द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, यानी वो ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को दे, क्या करने के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए, ऑक्सीजन को दे ऑक्सीडेशन करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर इसका फॉर्मूला हो सकता है कि ऐसा सब्सटेंस जो रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन को, ठीक है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, यानी अपने पास से वो हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है तो उसको भी हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा सब्सटेंस जो किसी अलग कंपाउंड को दे रहा है कि जाओ मेरे से तुम ऑक्सीजन ले लो और तुम ऑक्सीडाइज्ड हो जाओ। ठीक है, तो उस तरह के भी हम लोग कंपाउंड को क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट में सेम उल्टा हो जाएगा, ये हाइड्रोजन को देगा किसी और को कि जाओ तुम मेरे से हाइड्रोजन ले लो और खुद को क्या कर लो, रिडक्शन करा लो, तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। या फिर वो बोलेगा कि तुम अपने अंदर से क्या निकाल दो, ऑक्सीजन को वो निकाल देगा और अपने आप को क्या कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा, तब भी हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है।
ठीक है। देखिए यहाँ पे CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो है आपका बना यहाँ पे Cu और प्लस H2O। अब हमने बोला कि ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे और रिडक्शन किसको बोलेंगे। तो ऑक्सीडेशन हम उसको बोलेंगे जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, और रिडक्शन उसको बोलेंगे जहाँ से आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, यानी वो अपने ऑक्सीजन को निकाल दे रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो है ये Cu यानी कॉपर ऑक्साइड में से आपका ऑक्सीजन बाहर निकला, तब यहाँ पे कॉपर बना। यानी कि यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है वो एक कैसा है, वो रिडक्शन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, यानी वो अपने अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है, तभी तो हम उसको रिडक्शन बोलते हैं। यानी ऑक्सीजन को जैसे ही बाहर निकाला, यानी ये आपका कॉपर ऑक्साइड क्या है, रिडक्शन है। उम्मीद है समझ में आया। यानी ये ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, इसलिए हमने उसको रिडक्शन बोला, यानी कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे क्या है, रिडक्शन है। अब ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन क्या कर रहा है, तो हाइड्रोजन जो है वो देखिए इस तरफ आके क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को अपने पास ऐड कर रहा है, और एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हम क्या बोलते हैं, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, H2 को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। यानी यहाँ पे आपका कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहेंगे कि वो अपने अपने अंदर से ऑक्सीजन किसी को दे रहा है कि लो तुम मेरे से ऑक्सीजन ले लो और अपने आप को क्या कर लो, ऑक्सीडाइज्ड कर लो। तो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन किसको दे रहा है, इस हाइड्रोजन को दे रहा है, तब यहाँ पे H2O हुआ और तब ये जाके ऑक्सीडेशन हुआ। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। समझ में आया। अगर रिड्यूसिंग एजेंट पूछता तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि अपने अंदर से अपने मतलब कि अपने आप को जो है वो हाइड्रोजन किसी को दे रहा है, क्या करने के लिए कि लो मेरा हाइड्रोजन ले लो और अपने आप को रिडक्शन करा लो, मेरा हाइड्रोजन ले लो और अपने आप को रिडक्शन करा लो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन तो ये किसी को दे नहीं रहा है, यानी यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन तो सिंगल यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ इतना समझ में आया होगा। आगे आपका ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे और उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपको समझना है। तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइज्ड बताना है कि कौन मेटल ऑक्सीडाइज किया है और कौन मेटल आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे देखिए Cu यहाँ लिख देते हैं, CuSO4 प्लस Fe एरो Cu प्लस FeSO4। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है। और ऑक्सीडाइज करने का मैंने अभी बताया, आप सोचेंगे कि भैया ने ऑक्सीडाइज करने के लिए दो फॉर्मूले थी बताया है, डिफिनीशन। पहला तो कि ऑक्सीडाइज होने के लिए यानी कि वो अपना ऑक्सीजन क्या करेगा, सॉरी उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा तब वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, या फिर वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तब वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। यानी यही दो कंडीशन हो सकता है ऑक्सीडाइज होने के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ पे आपका या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन निकल रहा हो। देख लेते हैं कहाँ पे, हाइड्रोजन तो यहाँ पे इस रिएक्शन में है ही नहीं, यानी हमको देखना है कि कहाँ पे आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, CuSO4 में से आपका जो है यहाँ पे Fe जो है मेटल है जो कि आपका SO4 को ले रहा है, और SO4 में ऑक्सीजन है, यानी आयरन जो है वो ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, और ऑक्सीजन को जब ऐड कर रहा है तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे Fe जो है वो आपका ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है। तो पहला तो आपको मिल गया Fe ऑक्सीडाइजिंग में। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है यानी C और D कट गया, क्योंकि इसी में दो में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है Fe। ठीक है, तो आपका C और D ऐसी ऑप्शन कट गया। अब उसके बाद आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में मैंने डिफाइन ये बताया, आप खुद से सोचेंगे कि भैया ने क्या बताया रिड्यूसिंग एजेंट में डिफाइन, कि रिड्यूसिंग एजेंट में मैंने ये बताया था कि रिड्यूसिंग एजेंट में हो सकता है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऐड करेगा, या फिर वो हाइड्रोजन को वो किसी को देगा कि मेरे से हाइड्रोजन ले लो और अपने आप को क्या करो, रिड्यूस कर लो। ठीक है, रिड्यूस्ड कर लो। तो यहाँ तो हाइड्रोजन इस रिएक्शन में था नहीं, यानी ऑक्सीजन वाला लगेगा। तो ऑक्सीजन में क्या था कि वो अपने पास से ऑक्सीजन को क्या करेगा, क्या कहेगा एक बार देख लेते हैं। डिफाइन एक बार देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे था ना,
रिड्यूसिंग एजेंट में क्या था कि वो क्या बोला कि एक तो बोला कि मेरे से हाइड्रोजन ले लो और रिडक्शन कर लो, और दूसरा बोला कि रिमूव्स ऑक्सीजन, यानी वो अपने पास से ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिमूव्स करेगा। तो अपने पास से वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिमूव्स करेगा। तो आइए देख लेते हैं क्या है, कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो आइए यहाँ देखते हैं क्या होगा। तो वो अपने पास से ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा, या फिर हाइड्रोजन को क्या करेगा, ऐड करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका ऑक्सीजन रिमूव कौन कर रहा है, Cu कर रहा है ऑक्सीजन को रिमूव, और एक्सेप्ट कौन कर रहा है, Fe कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, दोबारा से आपका Fe जो है वही आपका रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। यानी कि ऑक्सीडाइज्ड आपका कौन सा है, ऑक्सीडाइज्ड आपका Fe है, और रिड्यूसिंग एजेंट भी आपका कौन है, Fe है। क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ से आपका ऑक्सीजन को जब यहाँ से हटाएगा तभी तो यहाँ पे Fe बन रहा है, यानी ऑक्सीजन को ये रिमूव कर रहा है तब यहाँ पे इस तरफ आपका Fe बन रहा है, Fe बन रहा है ना, यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर रहा है। यानी यहाँ ऑप्शन आपका ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो मेरे ख्याल से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका क्या होगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका मेरे तरफ से जो है वो शायद करेक्ट है, और देख लेते हैं, हाँ शायद, हाँ सही है, सही है। ठीक है, ऑप्शन ए ही जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया, आ गया ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, समझ में आ गया तो काफ़ी अच्छी बात है। नहीं समझ में आया, दोबारा वीडियो को आप रिपीट करके देख लेंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप उस क्वेश्चन को दोबारा से पीछे आप करके एक बार वीडियो को जो है क्लास को करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको आराम से। नेक्स्ट देखते हैं 7 वाला। 7 वाला क्वेश्चन ये है कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन, कौन सा आपका केमिकल रिएक्शन वो होगा। कॉपर को Cu को कॉपर है ना, हाँ Cu को O2 से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CuO2 कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा, पहले समझ लेते हैं चारों ऑप्शन को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होता है, जैसे आपका यहाँ ए सब्सटेंस कोई दिया है, कोई बी सब्सटेंस दिया है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेकंड, नहीं ऐसे नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं, एक ए और यहाँ पे BC दिया है, तो ये आपका ये क्या होता है कि AB और प्लस C हो जाता है। ठीक है, AB प्लस C, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए AC प्लस B हो जाता है, AB प्लस C नहीं, AC प्लस B हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे C यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिर्फ C का डिस्प्लेस चेंज हो रहा है, यानी प्लेस जो है सिर्फ C जो है वो अपना प्लेस को चेंज कर रहा है। तो इस तरह का अगर कहीं रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप समझिएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि वो टूटना होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, टूटना। यानी कि अगर कोई आपका यहाँ पे AB सब्सटेंस दिया है, तो इसका जो रिएक्शन करके आपका जो AB बनेगा, तो इस तरह का रिएक्शन आपका क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेम चीज़ उल्टा हो जाएगा डीकम्पोजिशन का। यानी कि AB आपका कोई दिया है, A प्लस B दिया है, तो ये आपका मिल के AB होता है, यानी कंबाइन हो जाता है, तो कंबाइन से आपका कॉम्बिनेशन बना, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फिर उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, वही सेम चीज़, AB प्लस CD कोई रिएक्शन दिया है, तो दोनों का आपका चेंज हो रहा है, यानी A ले जा रहा है D को और C ले जा रहा है B को, यानी कि AD अब प्लस में AD प्लस में आपका क्या हो रहा है, AD प्लस में आपका क्या हो जा रहा है, CB हो जा रहा है, यानी दोनों का चेंज हो रहा है प्लेस। एक बार A और D का हो रहा है एक बार चेंज, और एक बार B और C का चेंज हो रहा है, यानी 2 बार चेंज हो रहा है प्लेस, 2 बार चेंज हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो हो जाता है। चारों उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब देख लेते हैं, आपको कॉपर दिया था, ऑक्सीजन दिया था, इनका रिएक्शन करने पे आपका कॉपर ऑक्साइड बनता है, तो यानी कि A दिया है, B दिया है, तो आपका यहाँ पे AB बन रहा है। अब बता दीजिए इन चारों में से कौन सा मैंने अभी बताया जस्ट, कौन सा है, सिंपल सा, लेट ना करते हुए, C यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। C यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं लेट ना करते हुए। 8 क्वेश्चन,
देखते हैं क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। पेरेंट एसिड प्लस में जो बेस दिया है, ठीक है, यानी एसिड और बेस का मिलाकर कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। तो कौन सा यहाँ पे आपका जो है रिएक्शन होगा जिससे मिलकर आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, यानी कि CaCO3 बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब CaCO3 बनेगा। तो इनमें से आपका ये जो होगा इनका रिएक्शन करने से बनेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर इनका रिएक्शन करने से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, या फिर इनका रिएक्शन करने से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, या फिर इनका रिएक्शन करने से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं किनका रिएक्शन करने से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। पहले तो चारों का ऑप्शन डिटेल में समझ लेते हैं। तो HCl को जब आप NaOH से रिएक्शन कीजिएगा तो ये Na जो है वो Cl को ले जाएगा और H जो है वो OH को ले जाएगा। तो आपका बनेगा NaCl बनेगा एक, और एक आपका बनेगा H2O, एक आपका बनेगा H2O। तो आपका यहाँ पे तो आपको कोई भी कैल्शियम कार्बोनेट तरह का कोई चीज़ तो हमको बनते हुए नहीं दिख रहा है इस रिएक्शन में, नहीं दिख रहा है ना। CaCO3 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी A वाला तो ऐसे ही कट गया। थर्ड B वाला देखते हैं कि B वाला क्या सही है कि नहीं। B वाला पे आ जाते हैं। तो B वाला में क्या था आपका CaOH2, सॉरी B वाला में आपका क्या था CaOH2 और H2CO3। तो देखिए CaOH2 यहाँ है, H2CO3 यहाँ है। इनका जब रिएक्शन हो रहा है तो आपका CaCO3 प्लस में वाटर आपका बन रहा है। तो यहाँ पे आपको CaCO3 मिलता हुआ दिख रहा है, यानी B ऑप्शन आपका करेक्ट है। B ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह का रिएक्शन आप याद रखेंगे, ठीक है। मैंने आपको मैराथन जब कराया था तो ये रिएक्शन आपको याद करने के लिए बोला था, ठीक है। देखिए आपको यहाँ सैंपल ऊपर हम पूछ भी लिया, ठीक है। तो आपका यहाँ B ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग चारों ऑप्शन को डिटेल में समझ रहे हैं तो वो चारों भी देख लेते हैं कि आखिर इनका रिएक्शन करने से क्या बनेगा और इनका रिएक्शन करने से क्या बनेगा। तो आइए समझ लेते हैं। तो थर्ड वाला जो है उसमें देखिए H3PO3 और CaSO4 का रिएक्शन होता है। H3PO3 और CaSO4 का रिएक्शन होता है तो Ca3PO3 का होल ट्वाइस प्लस में H2SO4 बन जाता है, ठीक है। और लास्ट वाला जो था H2SO4 और प्लस में CaSO4 का रिएक्शन करने से आपका क्या बनता है, तो Ca ब्रैकेट HSO4 ब्रैकेट क्लोज और होल ट्वाइस आपका ये चीज़ बनता है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ एक ऑप्शन बी में जो है आपका CaCO3 बनते हुए दिखा है, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ने 8 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। 9 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। 24 क्वेश्चन में से हम लोग 9 क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपका 24 क्वेश्चन ही यानी सेक्शन ए ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग 9 क्वेश्चन पे आ गए हैं और काफ़ी डिटेल में हम लोग जो है वो अपना चर्चा करते चले जा रहे हैं। अगर इस तरह से आप सैंपल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आप कभी भूलेंगे सैंपल पेपर का आंसर विथ सॉल्यूशन के साथ। आपसे कहीं भी कोई पूछ लेगा इससे क्वेश्चन से रिलेटेड, या फिर ये देखिए हमने सारा जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस टॉपिक को ही हम लोग पढ़ ले रहे हैं, उस टॉपिक को ही हम लोग पढ़ ले रहे हैं। कितना आसान से हम लोग जो है अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। और आसानी से आके इस क्वेश्चन को हम लोग आंसर भी दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे इस चैनल पे। तो इस चैनल को आप कृपया जो है आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ग्रो करवाइए इस चैनल को, ठीक है। ये सब आपके ही हाथ में है। 9th क्वेश्चन पे आइए देख लेते हैं क्या है हमारा 9th क्वेश्चन। हाउ यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हीट जनरेट वाइल डाइल्यूटिंग ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, यानी डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आपको जो है दिया हुआ है, ठीक है। उसमें से जो हीट निकल रहा है आप उससे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे वो आपको बताना है। यानी एक बीकर में आपको यहाँ पे ये एसिड रखा हुआ है और एक बीकर में सपोज दैट आप एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पे वाटर रखा हुआ है। यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दिया है मैं उसको बता रहा हूँ कि क्या आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका एसिड है और इसमें आपका वाटर है। क्या है, वाटर है। तो पूछना ये चाह रहा है कि क्या हम वाटर को एसिड में डालेंगे तो हम प्रोटेक्ट यानी हम बच जाएंगे उस हीट से जो आपका दोनों का रिएक्शन करने से बनेगा, या फिर हम एसिड को वाटर में डालेंगे तो वो रिएक्शन जो है काफ़ी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टाइप का होगा और आराम से आपका रिएक्शन हो जाएगा। तो कौन सा प्रोसेस आपका इजी पड़ेगा ये सिंपल सा आपसे पूछा है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन क्या था कि बाई एडिंग एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, यानी कि जो रिएक्शन है वो कांस्टेंट होगा।
कब? जब हम एसिड को वाटर में डाल रहे हैं। क्या ऐसा है? फर्स्ट वाला आपसे बोल रहा है। सेकेंड वाला है कि बाई एडिंग वाटर टू एसिड, यानी हम लोग वाटर को जो है एसिड में मिला रहे हैं। फर्स्ट वाला में है आपका कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपका सपोज दैट इसमें क्या है, प्लस में ये ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बना लेते हैं। फर्स्ट वाला में आपका क्या है, ये आपका बीकर है, ठीक है, ये आपका बीकर है और इसमें मान लीजिए एसिड है, ए से डोनेट कर देते हैं, चलिए पूरा लिख लेते हैं, एसिड है। अब ये जो आपका यहाँ पे बीकर बन रहा है, ये जो आपको यहाँ पे बीकर बन रहा है, इसमें जो हम लोग डाल रहे हैं ये आपका क्या है, ये आपका वाटर है, वाटर है। ये आपका फर्स्ट है कि क्या हम लोग एसिड, सॉरी ये आपका सेकंड ऑप्शन हमने बता दिया आपको, नहीं, हाँ सेकंड ऑप्शन, इसको आप सेकंड कर लीजिएगा कि एसिड में हम लोग वाटर को मिला रहे हैं, आपका सेकंड आपका बोल रहा था, यानी बी वाला। फर्स्ट वाला जस्ट इसका उल्टा, यानी यहाँ पे आपका वाटर है और ये जो आपका यहाँ से हम लोग डाल रहे हैं इसमें, ये आपका एसिड है, ये आपका फर्स्ट है। थर्ड वाला बोल रहा है कि बाय एडिंग वाटर टू एसिड बाय ए बेस, यानी कि फॉलो बाय ए बेस, बेस को फॉलो कर रहा है, यानी इसमें जो आपका चीज़ है, जो भी बन रहा है, जो भी हम यहाँ पे मिला रहे हैं इसको, तो यहाँ पे जो भी बनेगा वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और फोर्थ वाला जो है वो आपका है कि कांस्टेंट स्ट्रिंग में बेस को हम लोग ऐड कर रहे हैं एसिड में, यानी यहाँ पे जो डाल रहे हैं वो आपका बेस है और इसमें आपका ये एसिड है। तो ये चारों में से कौन सा आपका करेक्ट है ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की जड़ को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग जो है कभी भी वाटर को एसिड में नहीं मिलाते हैं, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एसिड को वाटर में मिलाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो आपका एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है और न्यूट्रल सब्सटेंस में जब एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डालिएगा तो एसिड आपका बूंद से गिरेगा, ऐसे बूंद से, और जैसे जैसे वो बूंद उस पानी में मिलता चला जाएगा तो वाटर आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन में, वाटर जो है, वाटर का यहाँ पे जो वॉल्यूम है, जो मास है वो काफ़ी ज़्यादा है और एसिड आपका बूंद से गिर रहा है तो उसका वॉल्यूम जो है वो काफ़ी कम है। तो धीरे धीरे एसिड आपका मिलेगा वाटर में और वाटर जो है वो एसिड को क्या करते चला जाएगा, न्यूट्रल करते चला जाएगा। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन आपका घातक नहीं होगा, कोई डेंजरस यहाँ पे रिएक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। अगर वही एसिड रहता और इसमें आप वाटर को मिलाते तो एसिड तो काफ़ी आपका डेंजरस होता है। अगर इसमें आप वाटर को मिलाएंगे, जैसी रिएक्शन होगा तो वाटर आपका न्यूट्रल है लेकिन आपका एसिड तो न्यूट्रल है नहीं, तो वाटर तो आपका आएगा, जैसी वाटर का एक बूंद एसिड में जाएगा वैसे यहाँ पे आग लगने का, ब्लास्ट करने का आपका यहाँ पे आपका चांस बन सकता है, ठीक है। क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल है लेकिन उसका खुद का वॉल्यूम कम है, एसिड का यहाँ पे ज़्यादा है, तो वो रिएक्शन काफ़ी फास्ट होगा और काफ़ी भयंकर आपका वहाँ पे रिएक्शन होगा। तो याद रखेंगे, हम लोग कभी भी वाटर को एसिड में नहीं मिलाते हैं बल्कि एसिड को वाटर में मिलाते हैं। ये प्रोसेस आपका सही होगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, यानी एसिड को हम लोग वाटर में मिलाएंगे। 9th का आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं 10th वाले पे। इसके बाद आपका बायोलॉजी आएगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन 11 से आएगा। और बायोलॉजी हम लोग, बायोलॉजी तो जो है हम लोग इस चैनल पर नहीं चलाते हैं, तो बायोलॉजी का हम लोग खाली डायरेक्ट आपका आंसर बता देंगे, आप आंसर देख लेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन खुद से समझ लेंगे, बाकी हम उसका आंसर बताते चले जाएंगे। 11, 12 जितने भी आप आगे आएंगे क्वेश्चन 15, 16 तक, वो आपके सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये 10th वाला है कि स्केलेटन केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। वो किस पे, व्हाई इज द इंपॉर्टेंट बैलेंस ऑफ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जो बैलेंस जो आपका होता है, बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन होता है, हम लोग इसको स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्यों बोलते हैं, ऐसा आपका सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है। यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्यों बोलते हैं, ऐसा सिंपल सा आपसे इससे क्वेश्चन पूछा है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मैंने मैराथन के दौरान आपको बताया भी था, नहीं बताया था तो नहीं बताया था मैंने, ठीक, हमको याद है। अगर आप नहीं देखें तो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो आपका स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहीं हम लोग स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे इसका जो है आपका देख लेते हैं थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि अगर आपका रिएक्टेंट के साइड आपका कोई 100 kg का चीज़ है, प्रोडक्ट के साइड आपका 90 kg प्लस आपका 10 kg का बन के भी 100 kg, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
दोनों इक्वल में रहेगा, दोनों का मास इक्वल रहेगा, उसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। यानी कि द लॉ ऑफ स्टेट, द नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड एंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड आर द सेम, दोनों का सेम होगा। यानी टोटल मास जो है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, सॉरी। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं, जैसे कि इसमें आपका क्वेश्चन था यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन का भी आप डिफिनेशन भी समझ गए, ये सारा 9th में से पढ़ना था, ठीक है। अब ऐसे जैसे यहाँ पे 3 और ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसके बारे में समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसको बोलते हैं, इसको समझ लेते हैं। आइए सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, इसको समझिएगा। तो ये आपका कुछ नहीं है, ये है कि इन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो बोलता ये है कि टोटल एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी जो एक आइसोलेटेड सिस्टम है उस पर जो टोटल एनर्जी होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। एक आइसोलेटेड सिस्टम पे जो जितना भी आप एनर्जी देते जा रहे हैं वो एक कांस्टेंट एनर्जी के टर्म में वो आपके आते जाएंगे, उसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इसमें सिंपल सा आप डिफिनेशन बस इतना आप याद रखें कि द टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आपको यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप बस आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है K1 प्लस में U1 इज इक्वल टू K2 प्लस में U2। K1 आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, U1 आपका पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, K2 आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और आपका U2 जो है आपका U2 जो है आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो ये बात आप, ये का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को भी आप याद रखना है तो याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसको बोलते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि व्हेन ए सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट आपका इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है, उस सिस्टम में इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय आउटसाइड फोर्स, यानी वो बाहरी बल यानी बाहरी फोर्स को वो खुद से नहीं लगा पाएगा। लाइक फ्रिक्शन, जैसे फ्रिक्शन जो है वो एक बाहरी बल लगता है हमारे ऊपर, ठीक है। तो वो नहीं लगता है। द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कैन नॉट चेंज, यानी जो चल रहा है जिस स्पीड से, जैसे यहाँ एग्जांपल में ये जो है स्केट लेके आपका चल रहा है, स्केटबोर्ड लेके ये आपके रोड पे चल रहा है, तो इस पे जो है आपका कोई फोर्स बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है। जब तक ये बाहरी फोर्स इस पर नहीं लगेगा तब तक ये अपना चलते चला जाएगा, ठीक है। तो इसका जो स्पीड है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी इस पे जो मोमेंटम लगा है वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपका पॉजिटिव मोमेंटम कहेगा। अगर वही निगेटिव मोमेंटम अगर इस पर लगना स्टार्ट कर देगा तो ये यहीं पे रुक जाएगा, धीरे धीरे आके क्या हो जाएगा, ये यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन निगेटिव मोमेंटम आपको इस पर लगेगा नहीं, आपका क्या होता है, ये चलते चले जाएगा, ठीक है। जब इस पर निगेटिव मोमेंटम लगना होगा तो जैसी लगेगा तो ये बॉडी धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम आके रुक जाएगा, ठीक है। तो वही आपका क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें कुछ नहीं होता है, क्या होता है कि द लॉ स्टेट केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कि आपका जो ऑलवेज प्रेजेंट रहता है एक डिफिनाइट प्रोपोर्शन में बाय मास, उसके मास के, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल बोलते हैं। इस डिफिनेशन का बस काफ़ी याद रखिए और ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने समझाया भी है, नहीं समझ में आया तो आप यहाँ देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे H2 जो है वो 1 ग्राम का है। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के, जैसे कि यहाँ लिख भी देते हैं। चलिए, H2 जो है यहाँ 1 kg का है, kg ले लेते हैं, हटाइए, ठीक है। प्लस में आपका O2 जो है वो आपका क्या है, 8 kg का मान लेते हैं। चलिए 8 ग्राम, kg काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ग्राम ही रखिए, kg नहीं होता है, ग्राम होता है। तो 1 kg का आपका H2 है, ऑक्सीजन आपका 8 ग्राम का है। तो इनसे जो रिएक्शन होगा, यहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो तो H2O होता है, H2O होता है, ठीक है। तो 8 और +1 9 हो जाएगा, यानी ये 9 ग्राम का हो जाएगा। कितना ग्राम का,
9 ग्राम का हो जाएगा। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल में हुआ, ठीक है। तो यही आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल बोलता है, सिंपल सा है, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। उम्मीद है आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल भी समझ में आ गया होगा। अब ये सब चीज़ समझ में आ गया तो इसका आंसर भी आप बता सकते हैं आप खुद से। तो इसका आंसर आपको मैंने वैसे पहले बता दिया था कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, जब आप इतना समझ गए तो आगे बढ़ जाते हैं। ये काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने लेक्चर कर लिया, ठीक है। टाइम इसका थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए आ जाते हैं अपना 11 पे, और 11 वाला जो है वो आपका बायोलॉजी का जो है आपका सेक्शन आ जाता है। तो आपको मैं डायरेक्ट सिर्फ आपका आंसर बताते चला जा रहा हूँ, ठीक है। आप याद रखेंगे। तो 11 वाला का आपका आंसर जो है, ऐसे मैंने ये पढ़ लिया है, 11 वाला का आप आंसर याद रखेंगे। इसका जो आंसर होगा वो आपका सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा, सी, ठीक है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 12th पे आ जाते हैं। 12 वाला का समझिएगा, 12 वाला का इसका आंसर मेरे ख्याल से जो होना चाहिए, इसको तो हम लोग बोलते हैं एमाइलेज, ये आपका पेप्सिन हो जाएगा, ठीक है। पेप्सिन ही होगा ना, पेट वाला में जो वहाँ पे होता है वो आपका पेप्सिन ही होता है। और ये वाला का तो हमको याद है, इसको हम लोग ट्राइप्सिन बोलते हैं। यहाँ पे जो है वो ट्राइप्सिन होता है। कहाँ पे है, किस इक्वेशन में आपका एमाइलेज, ये रहा बी वाला, बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। 12 का बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं बायोलॉजी, लेकिन पूरा नहीं जानते हैं, इसीलिए मैं आपको पूरा अच्छी तरह से इसको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो आप याद रखें, क्योंकि मैंने जो 11-12 में जो है हमने जो है वो मैथ ले लिया था, ठीक है। तो बायोलॉजी पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए मेरा बायोलॉजी थोड़ा वीक है, इसलिए जो है, लेकिन कुछ तो जानते हैं हम। चलिए 13 वाला का जो आंसर है, 13 का आंसर जो है वो डी हो जाएगा, यानी वाटर कांस्टेंट इन ए गार्ड सेल। ये आपका डी वाला जो है हो जाता है, ठीक है। 13 का, ठीक है। बायोलॉजी वाले लड़के जो हैं वो आप अगर समझ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा क्यों इसका आंसर वो चीज़ हो जा रहा है, ठीक है। नहीं है तो आप क्या करेंगे, कुछ दिन रुकिए, थोड़ा बायोलॉजी का भी हम देखेंगे, कहीं से जुगाड़ कोई टीचर मिलता है तो बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपका यहाँ पे बायोलॉजी भी हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। 14 वाला जो है, 14 का देखिए डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा 14 का, ठीक है। क्यों होता है डी, क्योंकि ये तो आपका वेना होता ही है, ये पाइप वाला को वेना ही कहते हैं, वेना कावा, जो कि ब्लड लेके जाता है, ठीक है। हाँ, डी ही होगा, करेक्ट है, डी ही होना चाहिए 14 का, ठीक है। ऐसा आप मिला भी लीजिएगा खुद से कि क्या डी ही होगा 14 का कि नहीं, आप खुद से मिला भी लेंगे इसको। चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। 15 वाला, 15 वाला जो है 15 का बी होगा, बी, ओहो 15 का आपका बी होगा। ब्लड इज ट्रांसफर टू लंग्स ऑफ ऑक्सीजनेशन एंड पंप इनटू वेरियस ऑर्गन्स। पंप जो है, ब्लड जो है वो आपका ट्रांसफर होता है, लंग्स से आपका ट्रांसफर किया जाता है, और वो ऑक्सीजनेशन होता है, फिर वो हार्ट के पास जाता है तो पंप करता है, तो हमारे सारे बॉडी पार्ट में जो है वो फैल जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। 15 के बाद 16, ये मेरे ख्याल से आपका लास्ट होगा बायोलॉजी का 16 का, फिर उसके बाद आपका फिजिक्स का चलेगा। तो 16 का आपका आंसर क्या होने वाला है, बी होने वाला है, बी, ये बी, इसको आप याद रखेंगे। तो इस तरह से आपका ये बायोलॉजी का सेक्शन है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। आ जाते हैं अपना फिजिक्स के सेक्शन पे। फिजिक्स में आपका क्या है, 17 क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर यूज बाय डेंटिस्ट, दांत जो चेक करने वाला डॉक्टर होता है, कौन सा मिरर यूज करता है, इन ए स्मॉल कैविटी इन ए पेशेंट टीथ। पेशेंट का जो टीथ होता है उसमें छोटी छोटे कैविटी को देखने के लिए कौन सा मिरर को यूज करता है, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, या फिर कोई स्पेरिकल मिरर, कोई भी स्पेरिकल मिरर यूज कर लेता है। यानी प्लेन मिरर भी यूज कर लेता है, कॉनकेव मिरर भी यूज कर लेता है, और कॉन्वेक्स मिरर भी यूज कर लेता है, तीनों मिरर यूज कर लेता है। डी वाला आपको बोल रहा है, ठीक है। तो जल्दी बताइए कौन सा इसका जो है आपका सही होगा, कौन सा सही होगा। अरे सर पहले कॉन्सेप्ट तो बताइए, तो आइए कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पहले यूजेज ऑफ प्लेन मिरर समझ लेते हैं। प्लेन मिरर का यूज क्या क्या है। प्लेन मिरर का यूज आपका लुकिंग ग्लास में आपका होता है प्लेन मिरर का यूज। फिर मेकिंग ए
पेरिस्कोप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है सबमरीन में, जो इस तरह से आपको ऐसे निकला हुआ जो रहता है यहाँ पे, ये पानी के अंदर ये पार्ट रहता है ये पूरा, और ये यहाँ पे रहता है और यहाँ से आदमी देखता है इसको कि ऊपर का बाहर का सीन जो है वो देखता है, तो उसी को हम लोग पेरिस्कोप बोलते हैं, ठीक है, जो कि सबमरीन में लगा रहता है। तो बाहर में जो यहाँ पे ग्लास लगा हुआ रहता है, इस तरफ जो मिरर लगा हुआ रहता है यहाँ पे, वो भी आपका क्या होता है, वो भी आपका किस तरह का होता है, तो वो भी आपका सबमरीन में जो मिरर लगा रहता है वो भी आपका प्लेन मिरर ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लाइंड टर्न ऑफ सम बिजी रोड्स, हाँ ये तो आपको सारा पढ़ाया गया है, ये भी आपको पढ़ाया गया है मिनी मैराथन जो हुआ था उसमें। यानी कि जैसे कि ये रोड है, अचानक से यहाँ से टर्न लिया है, ऐसे टर्न लिया है, तो यहाँ पे एक देखिएगा बड़े बड़े शहर में यहाँ पे एक बड़ा सा पोल बना के यहाँ पे एक शीशा लगाया जाता है कि इधर से आने वाले गाड़ी और इधर से आने वाले गाड़ी को यहाँ पे इसका फोटो बन जाए और ड्राइवर समझ जाए कि अच्छा उधर से गाड़ी आ रहा है। तो उसमें भी जो हम लोग यूज़ करते हैं प्लेन मिरर को, और कैलिडोस्कोप में भी जो हम लोग उसको यूज़ करते हैं प्लेन मिरर को। ये चीज़ आप 4 चीज़ आप याद रखेंगे प्लेन मिरर का, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, अपने आप खुद उसका आंसर बताएंगे जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है। उसके बाद यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, पहला टॉर्च में यूज किया जाता है, सर्च लाइट में यूज किया जाता है, व्हीकल का जो हेडलाइट होता है उसमें यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है कॉनकेव मिरर जो है, यानी जो कॉनकेव मिरर है वो क्या करता है, वो पैरेलल रे ऑफ लाइट को क्या करता है, वो कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे। पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है तो एक पॉइंट पे वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है, यानी इसके जो ओरिजिन होता है वहाँ से पैरेलल रे ऑफ लाइट निकलता है और एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होता है। तो ये आपका मान लीजिए हेड लाइट है गाड़ी का, तो यहाँ से पैरेलल रे ऑफ लाइट निकलता है और वो एक पॉइंट पे यहाँ पे कन्वर्ज करता है और हमको आगे का गाड़ी का चीज़ जो है वो दिख जाता है कि आगे जो है वो आपका क्या रास्ता किस टाइप का है। इस तरह से आपका गाड़ी में दिखता होगा लाइट। तो जो मिरर यूज होता है, ठीक है, वो आपका कॉनकेव मिरर यूज होता है गाड़ी के हेडलाइट में भी। फिर इसके बाद जो आप सेविंग करते हैं, ठीक है, उसमें भी आपका कौन सा चीज़ यूज होता है, तो कॉनकेव मिरर ही यूज होता है, जहाँ पे सेविंग जो आपका सेविंग करने वाला मिरर होता है उसमें भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कॉनकेव मिरर है वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है, इमेज को बड़ा करके दिखाता है। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इसका इमेज इतना बड़ा करके दिखाएगा, ठीक है। तो ये आपका किसका काम होता है, कॉनकेव मिरर का काम होता है। ये सारा चीज़ हमने डिटेल में समझा हुआ है आपका कहाँ पर, इसका जो चैप्टर चल रहा था रिफ्लेक्शन, वहाँ पे आपको सारा चीज़ डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को लार्ज इमेज देखने के लिए टीथ का, ठीक है। और लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन कंसंट्रेटेड सनलाइट टू प्रोड्यूस ए हीट इन ए सोलर फर्नेस में भी इसको यूज किया जाता है। ये सारा एग्जांपल हमने पढ़ा था जब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, तो ठीक है। इसका चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है रिफ्लेक्शन का, नहीं आप देखें इस क्लास में, इस चैनल से, तब जाके देख लेंगे। तो इस तरह से आपका ये कॉनकेव मिरर का यूज हो जाता है। और लास्ट आपका कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया है। कॉन्वेक्स मिरर जो है कॉमनली यूज होता है रियर व्यू मिरर में व्हीकल्स के, यानी व्हीकल का जो साइड वाला मिरर होता है, ठीक है, वहाँ पे जो है वो हम लोग यूज करते हैं आपका क्या चीज़, कॉन्वेक्स मिरर को। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है, तो इमेज का साइज क्या कर देता है, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा कर देता है। तो हमको पीछे का सारा व्यू जो हमको दिख जाता है गाड़ी के एक छोटे से शीशे में, कि पीछे जो है पीछे का जितना भी सारा व्यू है वो सारा चीज़ एक गाड़ी के छोटे से शीशे में हमको दिख जाता है, इसलिए हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज इन शॉप में भी यूज होता है, सेफ्टी के लिए ये सारा चीज़ करवाया गया है। तो इस तरह से आपका ये तीनों यहाँ पे यूजेस दिए हुए हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में था कि डेंटिस्ट लोग जो है कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, तभी आपने पढ़ा कि कॉनकेव मिरर नहीं यूज़ करते हैं सर जी, बल्कि कॉनकेव मिरर ही यूज़ करते हैं। क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है, इमेज का ऑब्जेक्ट का साइज जो है उससे इमेज का साइज बड़ा कर देता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 17 का। समझिए, एक छोटा सा क्वेश्चन को समझाने में हम लोग को जो है उसका डिटेल थ्योरी में आपको समझा दे रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करा रहा हूँ। अगर इस तरह का सॉल्यूशन आपको कहीं पर सैंपल पेपर का मिल जाएगा तो फिर आप हमको बताइएगा, ठीक है। आपको जो है क्या किया जाता है कि जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ही थोड़ा बहुत बता के और उसका आंसर बता दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका काफ़ी डिटेल में मैंने उस टॉपिक को ही ख़त्म कर दिया, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और आपका कॉन्वेक्स मिरर का, उसका यूजेज मैंने सारा पढ़ा दिया आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पूरा हो गया। इस वीडियो को तो आप शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। 1-2 व्यू इस वीडियो पे आपका नहीं आना चाहिए,
ठीक है, इसको आप शेयर जरूर कीजिए। 18 वाला देख लेते हैं। 18 वाला क्या है? 18 वाला में पूछ रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो आपका स्क्रीन पे बनेगा। कौन सा ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो आपका स्क्रीन पे बनेगा, और वो जो लेंस है वो आपका कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। तो सारा आपका कन्वर्जिंग ही लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब है कि आपका कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस, लेंस में आपका उल्टा हो जाता है। लेंस में आपका कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है और कॉन्केव लेंस जो है वो डाइवर्स करता है। ठीक है ये सारा कॉन्वेक्स लेंस जो है आपको दिया हुआ है। तब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है इमेज पे जो है आपका स्क्रीन पे जो है वो ऑब्टेन करेगा। थोड़ा अब इसको जूम करके मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो आइए जूम करते हैं और फर्स्ट वाले पे चलते हैं। ठीक है, ये रहा। अब आइए फर्स्ट वाले पे। देखिए फर्स्ट वाला पे जो है आपका ये है आपका कन्वर्जिंग मिरर। फिर उसके बाद यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकला, सही है। ये सीधे आपका फोकस से गुजरता है, ये भी बात सही है। ठीक है, यहाँ पे चला गया। नेक्स्ट है आपका कि ये जो है वो आपका नीचे डायरेक्ट जो है ये ऑप्टिकल सेंटर से आया और हल्का सा बेंट करके और ये जाके यहाँ पे मीट किया है। ये बात एकदम गलत है, क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये आपका लेंस है, यहाँ पे आपका ऑप्टिकल सेंटर है। अगर यहाँ से कोई लाइट डायरेक्ट आके पास करता है तो जिस जैसे है वो वैसे ही सीधे निकल जाता है, कोई बेंट उंट नहीं होता है। और जब कोई बेंट ही नहीं होता है तो यहाँ पे ये बेंट कैसे हो गया? यानी ए वाला आपका गलत हो गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद बी वाला पे आ जाते हैं। बी वाला क्या है? बी वाला है वही चीज़, ये आपका क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। ये लाइट रेज तो सही गया है। ठीक है, ये आपका नीचे से लाके बेंट कैसे कर दिया? ये तो पूरी तरह से गलत है, ऐसे होता नहीं है, ऐसा आपने कहीं पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ये नीचे से अगर ऐसे लाएगा, ठीक है, तो ये आपका कैसे जाता है? ये नीचे आपका आएगा नहीं, ये आपका सीधे ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगा। ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा सीधे, यानी बी वाला भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सी वाला। सी वाला में भी ये तो आपका सही गया है। ऑप्टिकल सेंटर से आज हाँ ये सीधा ले गया है, ऑप्टिकल सेंटर से ये सीधा ले गया है, यानी सी वाला करेक्ट है। इसका आंसर सी हो जाएगा। बाकी इधर देखना ही नहीं है। ये आपका कैसे ऐसे थोड़ी हो जाएगा, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। डी वाला तो एकदम गलत ही है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आप सीधे से क्या लगा देंगे? सी वाला लग जाएगा इसका आंसर। उम्मीद आपको समझ में आएगा किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आपका 18 भी जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। स्क्रीन पे आपका कौन सॉल्व आपका ऑब्टेन करेगा? तो सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका स्क्रीन पे ऑब्टेन करेगा। 19 क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट इज पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। पॉइंट सोर्स से लाइट जो है वो इंसिडेंट कर रहा है, तो कौन कौन सा करेगा? ये आपको पता है कॉन्केव मिरर क्या करता है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट को ले जाता है। तो जहाँ जहाँ पे आपका कॉन्केव मिरर है वो सही है, कॉन्वेक्स मिरर है उसको काट दीजिए। बी वाला कट गया, बाकी और तो कुछ है नहीं, यानी बी वाला तो आपका होगा ही नहीं एकदम। ठीक है, अब आ जाइए तो एक समझ भी लेते हैं। सबसे पहले ये आपका कॉन्केव मिरर है। ठीक है, ये आपका पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है। यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे निकला, ठीक है, तो ये इसके पैरेलल हो जाता है। यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसा निकला तो ये इसके पैरेलल हो जाता है। क्वेश्चन में आपको बोला ही है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट होना चाहिए। ठीक है, हो जाना चाहिए कब? जब वो पॉइंट सोर्स से निकलेगा और इंसिडेंट करेगा मिरर पे, और फिर वो पैरेलल हो जाएगा किसका? प्रिंसिपल एक्सिस के। आपका क्वेश्चन बोला है तो यस, कॉन्केव मिरर में ऐसा हो रहा है। पॉइंट सोर्स से आपका रे ऑफ लाइट निकल रहा है, मिरर पे टकरा रहा है और वो पैरेलल हो जा रहा है। पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रहा है, मिरर पर टकरा रहा है, वो पैरेलल हो जा रहा है। यानी आपका कॉन्केव मिरर जहां भी होगा वो सही है, कॉन्वेक्स मिरर में नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में आपका क्या होता है? ये आपका पॉइंट सोर्स लीजिएगा तो यहाँ से टकराएंगे, रे लाइट ऐसे जाएगा तो ये ऐसे निकल जाएगा, ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे निकल जाएगा, और इनका जब ये लीजिएगा ऐसे लीजिएगा तो ये आपका यहाँ पे आपका कहीं पे ऐसे आके ये फिर पॉइंट सोर्स ही बना देगा। ठीक है, तो ये आपका तो पैरेलल हो नहीं रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कॉन्वेक्स वाला जहाँ भी हो आपका कट जाएगा। ये चीज़ समझ में आया? तो मिरर वाला तो हो गया। अब लेंस पे आ जाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में सेम वही होता है, पॉइंट सोर्स ये रहा, ये आपके ऐसे इस पर टकराया, इस पर टकराने के बाद वो क्या होता है? वो ऐसे पैरेलल हो जाता है, टकराने के बाद वो ऐसे पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये आपका इसमें होता है। ठीक है, तो ये आपका पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कॉन्वेक्स लेंस होगा। यानी कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है? ए वाला है, ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। सी वाला बोला है कि टू प्लेन मिरर 90 डिग्री पे आपके कर रहे हैं, तो आपका ये प्लेन मिरर फर्स्ट है, दूसरा प्लेन मिरर 90 डिग्री पे है, यानी कुछ इस तरह से आएगा, ये 90 डिग्री पे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे अगर मिरर आपका जो रे ऑफ लाइट, अगर आप मान लीजिए पॉइंट सोर्स है, ये रे ऑफ लाइट इस पे टकराया, टकराने के बाद ये यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे टकराने के बाद ये ऐसे जाएगा, कुछ बन ही नहीं रहा है यहाँ पे, कुछ तो हो ही नहीं रहा है। सी वाला तो ऐसी गलत है। और डी वाला आपका कॉनकेव मिरर तो ठीक है, लेकिन कॉनकेव लेंस थोड़ी होगा। कॉनकेव लेंस आपका एज वेल एज किस तरह काम करता है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है, यानी डी वाला भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 19 का ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया। 20 पे आ जाते हैं, ये आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप देख लेंगे, ठीक है। 20 देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपका है कि रिफ्रैक्शन जो है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है सब चीज़ का। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52, एयर का आपका 1.003, वाटर का 1.333, बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तीनों मटेरियल का। अरेंज करना है किसमें, स्पीड ऑफ लाइट में, कि किसका स्पीड ऑफ लाइट कैसा है, उसमें अरेंज करना है। और कैसे अरेंज करना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, यानी घटते क्रम में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। सबसे पहले आप देख लीजिए किसका किसका जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से देखिए किसका किसका ज़्यादा है। ग्लास का तो आपका 1.52 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी 1 तो सब में सेम है। फिर उसके बाद देखिए 5 है, 0 है, 3 है, यानी ग्लास में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सॉरी, एयर में सबसे ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर उसके बाद वाटर में है, फिर उसके बाद ग्लास में है। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले एयर में है, फिर वाटर में है, और फिर ग्लास में जो है वो आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एयर, वाटर और ग्लास में आपका इस तरह से आपको दिया हुआ है। अब समझिएगा, स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में आपको अरेंज करने के लिए बोल रहा है, स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में आपको अरेंज करने के लिए बोल रहा है। तो पहले आप इसका रिलेशन समझिए। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लाइट का, स्पीड ऑफ लाइट का क्या रिलेशन होता है, तो ध्यान से देखिएगा। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, इसका c इंटू वी होता है, ठीक है। c है आपका क्या, स्पीड ऑफ लाइट, और v आपका क्या है, तो v है आपका v है स्पीड ऑफ लाइट, c आपका है स्पीड ऑफ लाइट, और n है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और v आपका है क्या चीज, वेलोसिटी, ठीक है। v आपका क्या है, वेलोसिटी है। तो n इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है, ठीक है। ये चीज़ आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, n इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है। अब यहाँ पे आपका वेलोसिटी सी इंटू वी होता है। यहाँ पे ये तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। अब समझिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड खाली रुकिएगा सिर्फ। यहाँ पे देखिएगा, हाँ ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है n इज इक्वल टू सी इंटू भी नहीं होता है, c बाई भी होता है। वही तो मैं कहूँ, n इज इक्वल टू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में वेलोसिटी यानी v होता है। ये आपका रिलेशन होता है, ठीक है। n इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी आपका नहीं पूछा है, आपसे पूछा है स्पीड ऑफ लाइट पूछा है। तो आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो स्पीड ऑफ लाइट भी क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा आप, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आपसे स्पीड ऑफ लाइट पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आपका सबसे ज़्यादा एयर में था, ठीक है। फिर उसके बाद आपका किस में था, वाटर में था, और फिर उसके बाद ग्लास में था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपका ये सीक्वेंस में था। अब आपसे स्पीड ऑफ लाइट इन डिक्रीजिंग फॉर्म में पूछा है कि घटते क्रम में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए घटते क्रम में बताना है
तो एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के। तो एयर में जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है, यानी एयर में जो आपका लाइट ऑफ स्पीड है, यानी स्पीड का जो लाइट है वो भी ज़्यादा होगा, तो वो भी ज़्यादा है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में ज़्यादा है। फिर उसके बाद वाटर में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से कम है, तो स्पीड भी एयर से हल्का कम होगा, यानी ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ग्लास वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर को तो था नहीं, आपका सबसे ज़्यादा एयर का था, फिर वाटर का था, फिर ग्लास का था। तो एयर का तो आपका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था नहीं, इसका स्पीड ऑफ लाइट भी जो है आपका ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा तो था नहीं। इससे ज़्यादा आपका एयर का था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका एयर का ज़्यादा था, तो स्पीड ऑफ लाइट भी एयर का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्पीड ऑफ लाइट के। सिंपल सा, ये आप याद रखेंगे इस तरह से। ठीक है, वही अगर वेलोसिटी से पूछता तो एन इज इक्वल टू में सी बाई वी होता है, तो इस बार सी आपका कांस्टेंट हो जाता है। अगर वेलोसिटी पूछता है कि वेलोसिटी किसका ज़्यादा है, तो एन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई वी के। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा है उसका वेलोसिटी कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम है उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी याद रख सकते हैं। टेम्परेचर में पूछता है, तो आप ये थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी आप याद रखेंगे। तो टेम्परेचर में क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका डिक्रीज करता है, कब? टेम्परेचर इंक्रीज करता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। आप ये भी रिलेशन याद रख सकते हैं। आपसे अगर पूछ दिया कि टेम्परेचर के सीरीज में आप बना के बताइए, ठीक है, कि किसका किसका जो है घटते क्रम में टेम्परेचर की स्पीड में, तो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/T के। ठीक है, तो आप इससे आप क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर देंगे, अगर कुछ अलग क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी ये वाला से आप सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और 4 क्वेश्चन है, और ज़्यादा नहीं है, बस 4 क्वेश्चन और है। 21 है आपका कि इफ ए बीम ऑफ रेड लाइट ए बीम ऑफ वॉयलेट लाइट। ठीक है, एक रेड लाइट है और एक वॉयलेट लाइट है, इंसिडेंट कर रहा है किस पे? एक प्रिज्म पे इंसिडेंट कर रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आर बोला है किसका, और एंगल ऑफ जो आपका किसका? एयर का, और एंगल ऑफ जो आपका रिफ्रैक्शन है किसका? जो रेड लाइट का जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आर है, और बीम ऑफ लाइट जो आपका वॉयलेट लाइट का जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आपका भी है, और रेड लाइट का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। एंगल ऑफ जो है आपका रेड लाइट का जो एंगल है उसको ये आर माना है, और एंगल जो वॉयलेट लाइट का है, वॉयलेट का, उसको इसने वी माना है। ठीक है, यह बात आप याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं, तो आपसे पूछा है क्या कि कौन सा इसमें करेक्ट है एंगल के टर्म में? आर इज इक्वल टू वी होगा, या आर जो है एंगल ऑफ आर जो है वो एंगल ऑफ बी से बड़ा है, या फिर एंगल ऑफ आर जो है वो आपका इक्वल है 1/v के, या फिर एंगल ऑफ आर जो है वो छोटा है भी से, एंगल ऑफ भी से। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो आप चीज़ पहले तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या? ये प्रिज्म वाला केस जो है आप याद रखिएगा। इसमें आपको याद है कि ये आपका वाइट लाइट ऐसे इंसिडेंट करता है तो 7 कलर में आपका यहाँ पे जो है वो फैल जाता है, इतना तो आपको पता ही है। सबसे ऊपर वाला, और इसको हम लोग विबग्योर बोलते हैं, नीचे से विबग्योर, VIB, फिर इसके बाद ग्योर यानी GYOR। ये आपका ट्रिक होता है याद करने का, नीचे से ऊपर का कलर को विबग्योर बोलते हैं। ठीक है, V से वॉयलेट, I से आपका इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, और R से रेड। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, प्रिज्म में जब टकराता है तो ये 7 कलर आपका निकलता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब ध्यान रखिएगा आप क्या कि अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या कि डेविएशन किसका कम है? स्पीड जिसका ज़्यादा होगा उसका डेविएशन काफ़ी कम होगा, और स्पीड जिसका कम होगा उसका डेविएशन काफ़ी ज़्यादा होगा। इसको एक एग्जांपल से आप याद रख सकते हैं कि अगर आप सपोज दैट यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, सपोज दैट आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ से 2 रेसर जो है वो दौड़ते हुए आ रहे हैं, 2 रेसर जो है
वो दौड़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आया कि चलो इनको डिस्टर्ब करते हैं, इनका डेविएशन पाथ हम बदल देते हैं, यानी अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम इनको इस डायरेक्शन में कर दे रहे हैं। ठीक है, आपके दिमाग में ये है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का, आपके दिमाग में ये आया तो अब समझिएगा, ये जो ए वाला है, ये वाला पर्सन, इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, इसका स्पीड जो है एस लिख देते हैं, एस इंक्रीजिंग, ये इसका ज़्यादा है और इसका स्पीड कम है। तो ये आपके सामने से कब निकल गया आपको पता भी नहीं चला और आप इसको डिस्टर्ब भी नहीं कर पाए, हल्का सा थोड़ा बहुत डिस्टर्ब किए होंगे तो ये हल्का सा खाली थोड़ा सा मुड़ गया, इसका डेविएशन हल्का सा हुआ सिर्फ, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा था तो आपको डिस्टर्ब करने का यहाँ पे आपको ज़्यादा चांस मिला ही नहीं। ठीक है, आपको ज़्यादा मौका मिला ही नहीं इसको डिस्टर्ब करने का, तो ये आपका कम डेविएट करेगा और ये बेचारा धीरे धीरे दौड़ के आ रहा है। आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया इसको डिस्टर्ब करने का, इसका पाथ से डेविएट करने का, तो आप इसको काफ़ी जल्दी जो है और काफ़ी ज़्यादा डेविएट कर देंगे इसके पाथ से। तो आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जिसका स्पीड ज़्यादा है उसका डेविएशन कम होगा और जिसका स्पीड कम है उसका डेविएशन ज़्यादा होगा। ठीक है, इससे याद रखेंगे, यानी कि यहाँ पे जो रेड लाइट यहाँ पे दिया हुआ है उसका स्पीड क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, तभी ये काफ़ी कम डेविएट किया है एज कंपेयर टू वॉयलेट का यहाँ स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगा तभी ये काफ़ी स्पीड कम होगा, तभी ये काफ़ी ज़्यादा डेविएशन किया है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे कि स्पीड से जो है स्पीड ज़्यादा होगा तो जो डेविएशन है वो क्या होगा, कम होगा। तो स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/डेल के, डेल का मतलब डेविएशन होता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर स्पीड ज़्यादा हुआ तो डेविएशन कम, स्पीड हुआ कम, स्पीड अगर कम है तो डेविएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे। अब समझिए इस कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपसे पूछा है कि क्या सही है, तो रेड और वॉयलेट करके आपको दिया है, पूछा है इसमें एंगल किसका ज़्यादा है। तो देखिएगा, ये आपका प्रिज्म था, यहाँ से एक रेड लाइट आया और एक आपका ये एक रेड लाइट आया और ये आपका एक ये येलो लाइट है, ठीक, सॉरी वॉयलेट लाइट है, और ये आपका रेड लाइट है, ये रेड है और ये वॉयलेट है। ये ऐसे टकराने के बाद इसका स्पीड ज़्यादा है रेड का तो काफ़ी कम डेविएट किया, और ये जो वॉयलेट है ये टकराया तो इसका स्पीड काफ़ी कम है तो स्पीड कम है तो जो डेविएशन है इसका काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, काफ़ी इसका डेविएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ध्यान दीजिएगा ये चीज़ एक ही लाइन पे बनाते हैं, ऐसे नहीं, एक लाइन पे बनाते हैं, एक ही लाइन पे बनाते हैं। ठीक है, यहीं पे आपका इसी में से आपका एक रेड लाइट आया और एक येलो वॉयलेट लाइट, दोनों आए यहाँ पे टकराए, दोनों आए और यहाँ पे टकराए, ऐसे नहीं, इस तरह से ये आया, दोनों यहाँ पे टकराने के बाद एक आपका यहाँ से बना रेड लाइट जो कि ऐसे गया और एक आपका यहाँ से बना वॉयलेट लाइट जो कि ऐसे गया, क्योंकि स्पीड आपका कम था वॉयलेट का, काफ़ी डेविएट कर गया। अगर हम इनके बीच का ऐसे नॉर्मल पार दें, यहाँ से एक नॉर्मल ऐसे घिस दें, ऐसे नॉर्मल, ये नॉर्मल घिस दें, तो देखिए डेविएशन किसका ज़्यादा हुआ, ये है रेड लाइट का एंगल और ये है आपका वॉयलेट लाइट का एंगल, वॉयलेट का ज़्यादा नहीं लेंगे, जहाँ तक है वहीं तक लेंगे, ये आपका है वॉयलेट लाइट का एंगल। तो देखिए किसका एंगल ज़्यादा है, रेड वाला का या वॉयलेट वाला का, तो वॉयलेट वाला का एंगल ज़्यादा है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, V जो है ये वाला केस बनना चाहिए। ये वाला केस कहाँ पे है, D वाले में है, यानी D वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा था, D वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वॉयलेट का डेविएशन जो है, एंगल ऑफ डेविएशन है जो है वो वॉयलेट का ज़्यादा होगा, किसके कंपेयर में, रेड के एंगल के कंपेयर में। ठीक है, तो आप इस तरह से आप 21 का जो है आप याद रख सकते हैं। 22 देख लेते हैं। 22 में है कि आपका कॉनकेव मिरर है, आपका जो इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। अब इतना जैसे ही आपको दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। ये सारा चीज़ पढ़ाया गया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ही एक ऐसा केस है जहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोला है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपको बताना है। और एक स्मॉल ब्लॉक का जो आपका साइज जो है वो 1 सेंटीमीटर है। अब स्मॉल ब्लॉक का साइज का मतलब यहाँ पे क्या बढ़ रहा है वो समझिए। इसको जूम करते हैं और फिर आपको बताते हैं। जैसे हम इसको जूम किए तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस फिगर में
ये देखिए छोटे छोटे यहाँ पे बॉक्स यहाँ पे बने हुए आपको दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे, यही छोटे छोटे बॉक्स का आपको वैल्यू दिया है कि एक छोटा सा बॉक्स का जो आपका साइज है वो आपका 1 सेंटीमीटर है। समझ में ये चीज़, बस यही आपको दिया है। अब आपसे पूछा है क्या कि बताइए कि इसका फोकल लेंथ कितना है, ठीक है, इस पूरे एथी में इसका फोकल लेंथ कितना है और इसका मैग्निफिकेशन कितना है। तो फोकल लेंथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ब्लॉक कितना आपका क्या एथी किया है, उस हिसाब से आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना ब्लॉक है, ब्लॉक आपका बनाया है, एक ब्लॉक है यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ पे है छोटा सा, दूसरा बॉक्स यहाँ पे है और तीसरा बॉक्स यहाँ पे, यानी 3 बॉक्स है। और एक बॉक्स का आपका कितना है, एक बॉक्स आपका 1 सेंटीमीटर का है, यानी 3 बॉक्स आपके कितने हो गए, 3 हो गया, 3 हो गया, यानी फोकल लेंथ इसका 3 है। अब प्लस में है या माइनस में ये भी देख लेते हैं। तो फोकल लेंथ आपका क्या है, फोकल लेंथ का आप दूरी हमेशा पोल से नापते हैं, तो ऐसे नापेंगे दूरी। और रे डायग्राम में आपका रे जो है आपका इस तरफ जा रहा है, यानी साइन आपका क्या हो गया, अपोजिट हो गया, यानी माइनस का साइन निगेटिव का साइन लगेगा। ये सारा चीज़ आपको जब चैप्टर पढ़ाया गया है तो सब बताया गया है। निगेटिव का साइन लग गया, यानी यहाँ पे फोकल लेंथ आपका -3 आ गया, -3, ठीक है। अब देखिए मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कब आपका 1 होगा, मैग्निफिकेशन कब आपका 1 होता है, जब ऑब्जेक्ट का साइज, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का हाइट तो सेम ही है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दोनों का हाइट सेम हो जाता है, अभी मैंने बताया। तो दोनों का जब हाइट सेम है तो ये कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 तो आ ही गया। अब पोल से जब डिस्टेंस नापेंगे मैग्निफिकेशन का तो वो भी माइनस में आएगा, क्योंकि अपोजिट साइन हो जाएगा दोनों का, यानी -1 हो जाएगा। यानी फोकल लेंथ आया -3 और मैग्निफिकेशन आया -1। फोकल लेंथ आया -3 और मैग्निफिकेशन आया -1। कहाँ पर है, फोकल लेंथ है -3 और मैग्निफिकेशन है -1, यानी बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप 22 को भी जो है आप कंप्लीट कर लेंगे। 23 देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो ये तो गर्व है ना अपने आप पे कि हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये गर्व होना चाहिए, ठीक है। 23 वाला देखते हैं। 23 वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है आपका सीबीएसई ने आपसे एक खेल आपसे खेल लिया है, ठीक है। आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे, आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे। पहले इसको जूम करके इस फिगर को पहले दिखाते हैं आपको, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम ए एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में जो इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट को ओ माना है। इन हेमी स्फेरिकल ग्लास स्लैब इज कितना होगा, ये आपसे पूछा है। एयर से ग्लास में जब ये जा रहा है तो आप लोग जब भी इस तरह का डायग्राम बना के पढ़ाएंगे जब, तो आपको बताएंगे, रिफ्लेक्शन जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो इसमें जब भी आपको, जब मैं इस तरह का पढ़ाऊंगा तो मैं आपको हमेशा पढ़ाऊंगा कि आप हमेशा इस पॉइंट को हम लोग हमेशा ओ मानते हैं। आपको अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बुझाएगा, नहीं आपको समझ में आया होगा, लेकिन अभी मैं बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखते हैं, हम लोग हमेशा इस पॉइंट को ओ बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग हमेशा ओ बोलते हैं। लेकिन सीबीएसई ने इस बार इसको ओ नहीं बोला है, इसको इस बार इसने पी बोला है, ओ बोला है इसको। और ये देखिए बाहर एयर है और अंदर आपका क्या है, आपका ग्लास है, ये पूरा ग्लास है, ग्लास स्लैब है। तो एयर से आपका ग्लास में इंटर कर रहा है लाइट, तो ये देखिए आपका रेयरर से डेंसर में इंटर करता है, तो आपका क्या होता है, आपका नॉर्मल से वो क्या होता है, नॉर्मल से पास से आपका गुजरता है, ठीक है। नॉर्मल के जैसे यहाँ से आपका रे ऑफ लाइट ऐसे करेगा तो ये नॉर्मल के पास, नॉर्मल की ओर झुकता है लाइट, ठीक है। और डेंसर से रेयर में जाता है, डेंसर से जैसे ये मान लीजिए नीचे आपका डेंसर मीडियन है, ऊपर आपका रेयरर मीडियन है, तो रे ऑफ लाइट, अगर ये रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियन से आपका रेयरर में जाता है तो ऐसे जब नॉर्मल पारते हैं तो डेंसर से रेयरर में जाने के लिए नॉर्मल से अवे भागता है, ठीक है, अवे भागता है। तो कुछ इस तरह से आपका बनेगा, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये आपका डेंसर था, ये आपका रेयरर था, ये आपका नॉर्मल पारा गया, तो ये रे ऑफ लाइट जैसे ही आपका डेंसर से रेयरर में गया तो इस नॉर्मल से ये दूर भाग गया, ठीक है। तो आपका ये केस होता है, और रेयरर से डेंसर में वो नॉर्मल की ओर आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एयर से जब वो डेंसर में गया, एयर से जब ये डेंसर में जा रहा है, एयर से जब ये डेंसर में जा रहा है तो ये परपेंडिकुलर सीधे निकल जा रहा है। अब ये केस कब होता है, तो ये नॉर्मल के दौरान होता है, और नॉर्मल के दौरान होता है तो आपसे पूछा है इंसिडेंट लाइट यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इंसिडेंट लाइट का तो यहाँ पे डिग्री 0 दिख रहा है ना, कोई तो यहाँ पे एंगल बन ही नहीं रहा है इंसिडेंट का,
इंसिडेंट का यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, जीरो बन रहा है, तो आपका 0 डिग्री यहाँ पे बन रहा है सिंपल सा। देखिए 0 डिग्री आपका कहाँ है, किस ऑप्शन में है, वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा था 23। अब हम लोग इस क्लास का लास्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन 24, उसके बाद सेक्शन बी हम लोग नेक्स्ट आगे के क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे। 24 यानी सेक्शन बी और सेक्शन सी को हम लोग आगे के क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। लास्ट आपका कि एक प्रिज्म है ABC, एक ए प्रिज्म है, ठीक है, ABC करके एक प्रिज्म है, ठीक है, यानी ट्रायंगल में ABC है, ठीक है। प्रिज्म में आपका ट्रायंगल टाइप का ही होता है जिसमें आपका ABC साइड है, ठीक है। अब BC जो है उसका बेस है, देखिए यहाँ पे BC जो है वो उसका बेस है, ठीक है। इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, अलग अलग ओरिएंटेशन में रखा है। एक प्रिज्म आपको ऐसे रख के दिखाया, एक ऐसे रखा है, एक ऐसे रखा है, एक ऐसे रखा है, तो अलग अलग ओरिएंटेशन में इसको रखा है। एक वाइट लाइट इंसिडेंट करा है इस प्रिज्म से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम आफ्टर डिस्पर्स के बाद जो है कौन सा डायग्राम में जो है आपका जो तीसरा कलर होगा, ऊपर से जो तीसरा कलर होगा उसका जो स्पेक्ट्रम है उसका कलर स्काई कलर से मिलना चाहिए। और स्काई का कलर आपको पता है कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है स्काई का। तो अब आपको बताना है कि ऊपर से तीसरा कलर यानी ऊपर से जो थर्ड कलर होगा वो ब्लू होना चाहिए, वो इन चारों प्रिज्म में से किस प्रिज्म में होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं प्रिज्म का, आपको ऐसे मैंने एक केस पढ़ाया भी है, तो देख लेते हैं। ये देखिए आपका कुछ इस तरह का प्रिज्म ये बना हुआ है। सबसे पहले ये कुछ इस तरह का प्रिज्म है, इसमें से ये वाइट लाइट गया, वाइट लाइट जाने के बाद सबसे ऊपर पहले रेड बना, फिर ऑरेंज बना, फिर येलो बना, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट। तो इसमें अगर हम देखें ऊपर से थर्ड नंबर पे येलो आ रहा है जब प्रिज्म आपका इस तरह से सीधा रखा हुआ है, यानी इसका जब बेस जो है BC वो इस तरह से है, तो ऊपर से तीसरा पे येलो आ रहा है, यानी इस तरह का अगर प्रिज्म का अगर कहीं पे बना है तो वो तो उसका आंसर होगा नहीं। तो देख लेते हैं इस तरह का फर्स्ट वाला ही था, यानी ये वाला आपका नहीं होगा। अगर इस तरह से उल्टा प्रिज्म रखा हुआ था तो रखा हुआ होता तो ये ऐसे टकराने के बाद एक चीज़ याद रखिएगा, प्रिज्म में जब ये टकराएगा तो ये हमेशा बेस की ओर जब झुकेगा तब आपका जो है 7 कलर में ये आपका क्या करता है, फॉर्म करता है, हमेशा बेस की तरफ झुकता है। तब ये लाइट जो आपका बेस ऊपर चला गया, बेस आपका ऊपर चला गया, लाइट आपका ऐसा आया तो आपका कलर हमेशा अब ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो आपका देख लेते हैं अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, उल्टा करेंगे तो आपका क्या बनेगा, यानी बेस पूरा उल्टा, प्रिज्म को पूरा उल्टा कर दिया, यानी इस तरह से है, प्रिज्म को उल्टा किया है, आपका लाइट ऐसे आया है, लाइट ऐसे आया है तो ये ऊपर की ओर ऐसे जाएगा, ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। तो जब ऊपर की ओर होगा तो ये पूरा पलट जाएगा, पूरा पलटेगा, यानी सबसे ऊपर आपका वॉयलेट का बनेगा, फिर आपका इंडिगो का बनेगा, फिर आपका क्या बनेगा, ब्लू लाइट बनेगा। हाँ, इसमें ऊपर से तीसरा वाला ब्लू बन रहा है, ठीक है। इसको जब आप इसको पलट दीजिएगा, इस पूरे को आप जब पलटिएगा तो सबसे ऊपर आपका वॉयलेट ही तो आएगा, फिर इंडिगो आएगा, फिर ब्लू आएगा, यानी ऊपर से तीसरा, यानी कि आपका जो इस तरह का प्रिज्म होगा, ये उल्टा प्रिज्म जो होगा इसका जो ऊपर से तीसरा बन रहा है वो ब्लू लाइट बन रहा है, जो कि आपका कौन सा है, जो कि आपका बी वाला है, यानी बी वाला करेक्ट हो जाएगा। यानी बी यानी सेकंड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी 24 का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सेक्शन ए को जो है वो कंप्लीट किया, और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है आपका MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे CBSE ने पूछा है, और काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा है, कोई हम लोग को हार्ड नहीं लगा, और हम लोगों ने हर क्वेश्चन का जिस टॉपिक से पूछा है उस टॉपिक को ही क्लियर कर लिया है, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये सेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेक्शन बी और सेक्शन सी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो आपका मैथ का जो सैम्पल पेपर होगा उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस चैनल पे आपको बता दें क्लास 8, 9, 10 तीनों का जो है आपका सेक्शन, तीनों क्लास का जो है आपका वीडियो इस चैनल पे आपको मिलता है, ठीक है।
तीनों क्लास से रिलेटेड आपका हर सब्जेक्ट का जो वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता है 8, 9, 10, खासकर 9, 10 के लिए, ठीक है, स्पेशल ये चैनल है। तो अगर आप 9, 10 के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए इसी तरह से, इतने लंबे वीडियो में आप लोग हमेशा भी टिके हुए हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। चलिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।